Hello everyone, a very good afternoon and welcome to the session. So हम कर रहे थे एंशिएंट इंडिया एंड एंशिएंट इंडिया में हम कर रहे थे सोर्सेज. सो आज हम चलेंगे लेक्चर नंबर 3 पे जहां पे हम करने वाले हैं न्यूमिस्मेटिक सिक्के. वी आर गोइंग टू कवर द फाउंडेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया का कॉइन्स. सो एक मिनट हम वेट करेंगे फॉर एवरीवन एल्स टू जॉइन इन एंड देन फिर हम क्लास शुरू करेंगे. चलो सुनील, अपराजिता, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. सो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड अब जो लोग जून की तैयारी शुरू कर रहे हैं, आई होप यू मेड अ प्लान. एक टाइम टेबल है आपके पास, यू नो कि कब कैसे प्रोसीड करना है. यू गॉन थ्रू द चैप्टर्स जो भी हमने पिछले दिन किया था. 2 मेजर चैप्टर्स हमने सोर्सेस के खत्म किए थे. आई होप एवरीबडी इज गॉन थ्रू दैट चैप्टर. यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे क्लास प्रोसीड हो रहा है. चलो, सो यश, रोनी, दीक्षा, लबानी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. चलो, जब तक बाकी लोग ज्वाइन इन करते हैं गाइस, लेट्स टेक अ क्विक रीकैप ऑफ द क्लास. सो लास्ट क्लास हमने शुरू किया था सोर्सेज, है ना, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एंशिएंट इंडिया. अब सोर्सेज में हमने किया था पुरातत्व सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ठीक है, अब इस आर्कियोलॉजिकल पार्ट में हमने 3 हमें टॉपिक्स करने. एक टॉपिक करना है आर्कियोलॉजिकल मेथड, जो हमने सबसे पहली क्लास की थी, है ना, कि आर्कियोलॉजी क्या होती है. हमने देखा कि डेटिंग मेथड्स क्या होते हैं, कौन सा रिलेटिव डेटिंग है, कौन आपको एग्जैक्ट डेटिंग्स बताता है. फिर हमने ये देखा था कौन से इंपॉर्टेंट, अगर हड्डी मिल रहे हैं तो कौन से डेटिंग टेक्निक्स करेंगे. स्कूल्स ऑफ आर्कियोलॉजी हमने देखा था. ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट किया था इंस्क्रिप्शंस. ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस याद रखना. सोर्सेस एक क्लास में कभी नहीं खत्म हो सकता है. ये फाउंडेशंस है, बेसिक्स है, जो हमें एंशिएंट इंडिया शुरू करने के पहले पता होना चाहिए. और इंस्क्रिप्शंस और सिक्के और बुक्स के नाम हम ऑब्वियसली विद टाइम, विद क्लासेस, विद डायनेस्टीज हम और करेंगे. सो लास्ट क्लास हमने देखा स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. हमें देखना था कैसे इंस्क्रिप्शंस को डेट करते हैं. हमने ब्रह्मी पढ़ा, हमने खरोष्टी पढ़ा. हमने ये भी देखा कैसे जो बाकी हमारे स्क्रिप्ट हैं वो ब्रह्मी से निकले हुए हैं. ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि तमिल का एवोल्यूशन कैसे हुआ, साउथ इंडिया में भाषाओं का एवोल्यूशन कैसे हुआ, लिपियों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना. फिर हमने डेट्स का कन्वर्जन देखा. हमने देखा कितने तरह की इंस्क्रिप्शंस हैं. इंस्क्रिप्शंस के बाद कुछ हमने एविडेंसेस भी देखा. कौन सा मेमोरियल स्टोन है, हम देखा कौन सी इंस्क्रिप्शन थिएटर के बारे में बताती है, कौन सी इंस्क्रिप्शन आपको पेट डॉग्स के बारे में बताती है, कौन सी इंस्क्रिप्शन म्यूजिक डांस के बारे में बताती है. तो ये वाली चीजें हमने लास्ट क्लास खत्म की. आज हम करने वाले सिक्के. अब यहां से, जैसे कल मैंने आपको लास्ट क्लास जब हमने इंस्क्रिप्शंस पे की थी, मैंने आपको दिखाया था कैसे 2 क्वेश्चंस वहां से निकले थे. 2022 में आपको क्वेश्चन आया था मेट्रोलॉजी क्या होता है. ठीक है, और वो क्वेश्चन ना 1 लाइनर इस टॉपिक से निकला है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट सिक्का. हम फाउंडेशंस करेंगे, बाकी विथ टाइम हम डायनेस्टीज के साथ बीच बीच में ये फिर से करेंगे. ठीक है, तो पहली बात तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, मुद्रा शास्त्र क्या होता है, सिक्कों का क्रोनोलॉजी क्या है, इंडो ग्रीक सिक्के क्या है, कौन सिक्का किस मेटल का बना है. तो थोड़ा सा ना हम एवोल्यूशन देखेंगे. ठीक है, तो आपका ये एक फाउंडेशन जो है वो सेट कर देगा सिक्कों का क्या पैटर्न था, क्या ट्रेंड था, एंड इन द एंड कैसे ये सिक्के हमें हिस्ट्री बताने में मदद करते हैं. ठीक है, तो ये हम आज शुरू करेंगे. 2 टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं. किसी को भी लास्ट 2 टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है, आपने गो थ्रू किया जो भी हमने क्लास में पढ़ा था, सैटरडे संडे आपकी ऑफ थी. सो आई होप एवरीबडी हैज गॉन थ्रू, आपने एक बार गो थ्रू किया. चलो, अभी पढ़ना अगर नहीं शुरू किए हो, ठीक है, आई होप पहली बात तो सबका एक प्लान है, यू हैव एन आइडिया कि कैसे आप प्रोसीड कर रहे हो. जनवरी के महीने में सबने वो दोनों टॉपिक्स देख लिए. किसी को वो टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, ऑल इज क्लियर, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसी को कोई भी दिक्कत है बिफोर वी मूव टू दिस क्लास. ठीक है, चलो. सो वी हैव शालू, नीरू. शालू, एनी प्रॉब्लम? According to you, the class was going fast. So did you go back? Did you see? आपने घर जाके 1-2 बार देखने की कोशिश की. कोई भी प्रॉब्लम है इसके बाद? कोई इशू नहीं है. Should we start with the new chapter? चलो. So let us start. Okay guys, this is the official Telegram channel. Last time मैंने आपको बोला था कि PW का 2 चैनल है. एक है PW official UGC Net channel, which is a combined channel. एक हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स चैनल है. दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. ठीक है,
तो जो लोग नए हैं इस बैच में, एंड फॉर एग्जाम्पल फॉर दोज पीपल जिन्होंने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ये आप स्कैन कर लो एंड यू विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द ग्रुप। दो ग्रुप है, एक ग्रुप हमारा चैनल है, एक ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है। तो अगर आपको डिस्कस करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, पियर्स के साथ जनरली, तो फिर आप इसका डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। सो देयर आर 2 ग्रुप्स, ओके। प्लीज मेक श्योर यू स्कैन दिस कोड, एंड इससे क्या होगा, जो भी हमारे कम्युनिकेशन होंगे, जो कुछ भी होगा अपार्ट फ्रॉम जो भी हम क्लास में कर रहे हैं, किस दिन कौन सा यूट्यूब सेशन होगा, क्योंकि अब 10th को एग्जाम है, सो ये वीक एग्जाम हो गया, उसके बाद जो यूट्यूब सेशंस आएंगे वो सेशंस आपके एग्जाम के लिए होंगे, जून एग्जाम के लिए होंगे, ठीक है। तो किस दिन कौन सा यूट्यूब सेशन हो रहा है और हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें टेलीग्राम पे आई कम लाइव ऑल्सो, हम लोग टेलीग्राम कॉल करते हैं जहां पे मैं आती हूँ, हम लोग बातचीत करते हैं। सो दिस इज बीइंग गोइंग टू बी दी वन स्टॉप सोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम क्लास जहां पे हम मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेना। यस यश, what is the difference in DPP and DPP sample, and is there any significance of newspaper? No Yash, you are confusing again civil services preparation with UGC net. There is no significance of, देखो you can, हर दिन कुछ ना कुछ एक्सकवेट हो रहा है, तो अगर कुछ आपको मौर्यन पीरियड में एक्सकवेशन मिल गया, you might have an idea about this, but you do not have to read newspapers. Nobody is asking you current affairs, वो सिविल सर्विसेज का पार्ट है, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट एक्सकवेशंस हमें चाहिए एग्जाम रेलेवेंट, वो हम क्लास में ऑलरेडी कर लेंगे, सो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। शालू, एवरीथिंग इज क्लियर? यस तुलसी, डेटिंग को समझने में मुझे प्रॉब्लम होती, तो नाउ इज इट क्लियर? डिड यू गो थ्रू दी डेटिंग टेक्निक कि किस तरीके से हम प्लस करेंगे, किस तरीके से माइनस करेंगे? मैं अभी आपको बताती हूँ, सिंपल तरीका है। यस सुनील, ब्रह्मी लिपि में थोड़ा और सा, ब्रह्मी लिपि में देखो कुछ नहीं है, ब्रह्मी क्या है, देखो वेट आई विल शो यू, ठीक है। पहले तो ये हो गया, अब चलो पहले जिनके बेसिक डाउट्स हैं, पहली बात तो देखो ब्रह्मी में समझने का क्या है, ब्रह्मी लिपि आपको ये बता रही कि देखो लिपि क्या होता है, लिखने का तरीका, ठीक है। अब लिखने का तरीका में 2 मेजर स्क्रिप्ट हमारे पास आए, एक ब्रह्मी, एक खरोष्टी, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मी मोस्टली आप देखोगे, खरोष्टी कहां पे यूज होता है, नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन, ठीक है, गंधार वाला एरिया हो गया। अब वहां के रूलर्स कभी इधर उधर आए तो थोड़ा बहुत आपको यहां भी एग्जाम्पल मिल गया। समय के से वी सॉ कि खरोष्टी आपके सिमेटिक स्क्रिप्ट से निकली है, समय के साथ खरोष्टी बहुत जल्दी डिक्लाइन कर जाती है। ब्रह्मी क्या है, ब्रह्मी इज वन ऑफ द लिपि जो मोस्टली आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में ऑलमोस्ट हर जगह हम ये लिपि यूज करते हैं। ये लिखने का तरीका है, आपके मौर्यन इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा हुआ है वो ब्रह्मी है, तो ब्रह्मी इज अगेन लिखने का तरीका। ये लिखने का तरीका मोस्टली आपको हर मोर और लेस इंस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा जो आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। अब हम कहते हैं कि ब्रह्मी मदर ऑफ द स्क्रिप्ट है। क्यों मदर ऑफ द स्क्रिप्ट है? क्योंकि हर किंगडम में मोस्टली और हर एरिया में ब्रह्मी का यूज हुआ, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। जैसे गुप्ता वालों ने भी ब्रह्मी किया बट थोड़े चेंजेस किए, मौर्यन वालों ने भी ब्रह्मी किया, थोड़े चेंजेस किए। अनुराधपुर इन श्रीलंका में प्री ब्रह्मिक एविडेंस मिल, मैंने आपको टेबल दिखाया था, आपने वो टेबल देखा है कैसे समय के साथ भाषा का एवोल्यूशन हुआ, और जो मॉडर्न डे हमारी लिपियां हैं वो सब ब्रह्मी से निकली हुई हैं। तो ब्रह्मी में बस ये लिखने का तरीका क्या है, कहाँ ये लिपि इस्तेमाल हुई, कैसे आप देखोगे सिद्धमातृका लेट 6th सेंचुरी गुप्ता पीरियड में निकली। मोस्ट ऑफ द लिपियां जो हैं वो ब्रह्मी से निकली। जैसे 10th सेंचुरी में आप देखोगे स्पेशली जिसको हम देवनागरी कहते हैं, फिर 10 to 14 सेंचुरी में आप देखोगे प्रोटो बंगाली, 14 to 15 सेंचुरी में आप देखोगे मलयालम, प्रॉपर बंगाली, ये सब आपको बता रहा है कि ब्रह्मी में ने सब ब्रह्मी से निकले, हल्के फुल्के चेंजेस के साथ। एवोल्यूशन, ब्रह्मी का एवोल्यूशन यही है, और इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। एंड दैट इज क्लियर। यस, डेट कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, देखो सिंपल मैंने आपको बोला था। अब इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ना, एक बार ना वो स्लाइड्स को 2-3 बार जाके देखा करो। मैंने आपको ये बोला था कि देखो हम जनरली हिस्ट्री में टाइम मैनमेड कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम 0 लेते थे, ठीक है। अब हर चीज जो क्राइस्ट के बर्थ के पहले होगा उसको हम क्या कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के पहले, और फिर बाद में हमने इसको एडी बोला, एनो डोमिनी। तो पहले हम हिस्ट्री में बीसी और एडी यूज करते थे। अब क्योंकि हमने धार्मिक कनोटेशन निकाल दिया, ठीक है, हमने इससे रिलीजियस कनोटेशन निकाल दिया, तो अब ये बना बीसीई और ये बना सी। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था, मान लो हम आज का डेट, मैं बोलूं कि आज क्या है, आज टुडे 6 जनवरी को हम 0 लेते हैं, तो आज से पहले तुम कितने साल के थे, मैं आपको बोलूंगी अच्छा 20 साल पहले तुम कितने साल के थे, तो आप माइनस करोगे। अब क्योंकि हम बिफोर कर रहे हैं ना, आज से बिफोर,
अब मैं आपको बोलूं कि अच्छा ठीक है, तुम आज से 20 साल बाद कितने में रहोगे? 20 साल पहले तो चलो तुम थे 20 माइनस कर लिए। अब मैं आपको बोलूं कि चलो आज 2025 है, तुम 2050 में कितने इयर्स के रहोगे? तो आप ऐड करोगे। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे को बीसी में कन्वर्जन करना है, हम माइनस करेंगे, सी में कन्वर्जन करना प्लस। सिंपल कॉन्सेप्ट। आप ऐसा मान के चलो, आज आपका बर्थ डेट है, आप इसके पहले जहां जाना है वहां माइनस, बाद में 20 साल बाद क्या करोगे? प्लस। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर? Yes, Neeru. You have a problem with paleobotanical. Paleobotanical is nothing. देखो, ये सारे आपके आर्कियोलॉजी के अलग अलग वेज ऑफ स्टडीज है, अलग अलग सेक्शंस है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। पेलियोबोटैनिकल मतलब होता है कि हम हिस्ट्री को कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे मान लो कोई कोयला हो गया, कोई कोयला का आपको टुकड़ा मिल गया, या जैसे ना आपने फूल देखे, जब आप कोई फूल देखते हो तो आप बीच में ये देखते हो फूल के ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, या आपने देखा है अपने घर पे जाना, जो हाइबिस्कस का फूल हो गया, उड़हुल का फूल हो गया, कोई भी प्लांट के बीच में ना आपको ऐसे इनके पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे, या कोई बीज हो गया। तो बोटैनिकल मतलब क्या होता है? बॉटनी। बॉटनी मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ना जो प्लांट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके बीज हो गए, कोई आपको ना फॉर एग्जाम्पल कोई बीज मिल गया, ये पॉलन ग्रेन मिल गया। ठीक है, ऐसी चीजों से हम हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री डिटेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब आप हड़प्पन डिक्लाइन पढ़ोगे तो गुरदीप सिंह जो है ना, वो इसी पॉलन ग्रेन्स को पढ़ के, ये प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स है, इन्हीं का एविडेंस लेके वो ये बताते हैं कि देखो यार, एक टाइम के बाद हड़प्पन पीरियड में बहुत सूखा पड़ने लगा था, तो डिक्लाइन क्यों हुआ? सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई? क्योंकि ड्राइनेस होने लगा। और वो सिर्फ ये प्लांट्स के जो फूल के ये जो होते हैं ना, छोटे 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 बीज जो होते हैं, इसको देख के बताते हैं। तो बोटैनिकल मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू प्लांट या रिलेटेड टू फूल, इस तरीके से। जैसे कोई कोयला हो गया, कोयला कैसे बनता है? सालों साल, सो आप देखोगे सालों साल प्रेशर पड़ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को जब हम पढ़ के हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको पेलियो बोटैनिकल कहते हैं। बस यही है। ठीक है, यस साहिल। हाउ मेनी एराज? यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एराज साहिल, क्योंकि जब आपने क्लास देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि वो एरा वाले क्वेश्चन से आपको 5 एरा आए थे, और वो 5 एरा सीधे सीधे क्रोनोल। अभी से शॉर्टकट नहीं मारनी, अभी बहुत सिलेबस है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। हर एक चीज जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम जो भी हम एक्स्ट्रा यूट्यूब में कवर करने वाले, आपको सब पढ़ के जाना है। सो डू नॉट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग एनीथिंग। सारे एराज पे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन अभी 2024 का री एग्जाम में आया है, तो चांस ही नहीं उठता है कुछ भी छोड़ने का, सब पढ़ के जाना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी प्रॉब्लम एवरीबडी? देखो, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना स्लाइड में, स्लाइड को एक बार 2 बार आप देखा करो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, शुरू कर सकते हैं आज की क्लास। ऑल गुड? चलो, सो क्लियर? साहिल, नीरू, शालू, सुनील, तुलसी, ठीक है, यश, ऑल गुड? चलो तो शुरू करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। एंड गाइज, यू हैव टू स्पीक अप। समहाउ मुझे लगता है या तो इस बैच के बच्चे बोलते नहीं है, या तो बहुत ज्यादा ठंड है, आपको बोलने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि यू नीड टू टेल मी, जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब मैं आपको बीच में बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, क्योंकि आप अभी के अभी अगर समझोगे ना तो आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, चल। तो हमने शुरू किया था पूरा तत्व सोर्स। ठीक है, आज शाम को बुक के ऊपर क्लास है, जो कि पूरा का पूरा फैक्चुअल होने वाला है। तो शाम को थोड़ा खा पी के, दोज हू ड्रिंक टी कॉफी पी के आना, क्योंकि बहुत किताबें हैं। ठीक है ना? तो हमने पूरा तत्व सोर्सेस किया था। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है? कोई भी मटेरियल रिमेन, कोई भी ऐसा रिमेन्स जिसको पढ़ के हम हमारा पास्ट और हमारा अतीत बता सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने इंस्क्रिप्शंस पढ़ा, ऑल अबाउट शिलालेख, डेटिंग, बेसिक, हमने बेसिक किया है। ये अभी आगे के टाइम पे और भी डायनेस्टी वाइज हम करेंगे। आज हम करने वाले सिक्के। तो हमने देखा था पूरा तत्व सोर्सेस में जनरली शिलालेख, सिक्के, अदर रिमेन्स जैसे मिट्टी का बर्तन, पॉटरी का टुकड़ा। पॉटरी पे आपकी पूरी क्लास है एंड ऑफ एंशिएंट इंडिया में। जैसे कोई ज्वेलरी मिल गया है ना, कोई हमें शाही महल का टुकड़ा मिल गया, तो कोई भी बाकी चीजें ये आ गई बाकी रिमेन्स में। ठीक है, अब ना मेरे साथ आप डिस्कस करो। हम लोग ना अभी पूरी क्रोनोलॉजी करेंगे। आप मुझे बताना कि ये जो पीरियड मैं आपको बता रही हूं, आपके हिसाब से उस पीरियड में सिक्का होगा या नहीं। देखो, ये टॉपिक ना आपको पढ़ना कैसे है, जब भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, 3-4 चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको फैक्ट्स याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि इंडो ग्रीक सिक्का, तो यू शुड नो कि कहाँ मिलता है, किस मेटल का है, किस धातु का है, गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है, पॉटिन है, किस धातु का है, व्हाट मेटल, किस साइज और शेप का है,
कौन सा रूलर का नाम सिक्के पे है, कौन सा पैटर्न बना हुआ है, अगर कुछ लिखा है तो क्या लिखा है। सिक्कों पे आपको हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो इंडो ग्रीक हो, चाहे वो गुप्ता का सिक्का हो। किसके सिक्कों में आप देखोगे शिव जी बने, किसके आपको सिक्कों में शिव जी में त्रिशूल दिखेंगे। तो ये सारे ना फैक्चुअल एरियाज आपको सिक्कों में बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। आज हम बेसिक्स करेंगे, फिर हम समय के साथ आगे आगे डायनेस्टीज में और भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स ना सारे फैक्चुअल है और ये एग्जामिनेशन के लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपको इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। आपका एग्जाम 6 महीने बाद है, तो आप लोग तो सोचो भी मत कि यहां से कुछ स्किप करोगे, ठीक है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट। सबसे पहले आता है हमारा प्री हिस्ट्री का पीरियड, ठीक है। देखो, सबसे पहले आ जाओ पेलियोलिथिक एज, ठीक है, पूरा पाषाण। देन वी हैव मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण, ठीक है, एंड देन वी हैव नियोलिथिक एज। अब आप मेरे को बताना जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। अब देखो, ये हमारे मध्य पाषाण, देन वी हैव बेसिकली पूरा पाषाण, नियोलिथिक हो गया, नम्र पाषाण। ये हमारे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड है। अब देखो, पेलियोलिथिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, हम ना शिकार कर रहे थे, ठीक है, हम हंटिंग कर रहे थे। हर जगह पूरा का पूरा आइस था, हंटिंग कर रहे थे। हर जगह आप देखोगे बड़ी बड़ी ना चट्टान, आइस, ग्लेशियर, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जंगली जानवर हमारे साथ घूम रहे। हमारे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं था, तो कहीं जाके जो थोड़ा बहुत हमने रूट्स वगैरह निकाला वो निकाला। और हमें खाने के लिए क्या चाहिए, टेक्निकली आप जब तक जानवर को नहीं मारोगे आप नहीं खा सकते। तो हम हंटिंग फेज में, शिकार फेज में और गैदरिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर खेती बाड़ी वगैरह शुरू नहीं हुई है। ऊपर से इमेजिन करो हर जगह आइस है। अब बताओ, इस सोसाइटी में क्या हमारे पास कोई सिक्का होगा? अभी हम लोग बेसिक क्रोनोलॉजी देखेंगे, आपको ये रटना नहीं है। आप पूरी की पूरी मुझे आंसर दो, ऑटोमेटिकली 50% आप आज ही इसी स्लाइड के थ्रू याद कर लोगे। बताओ, अगर सोसाइटी ऐसी, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा नहीं है तो मैं आपको सोसाइटी बताती हूँ। हर जगह इमेजिन करो, ठीक है, हर जगह आइस है, पूरी की पूरी बर्फ है। अब आपके पास जंगली जानवर है। एक तो आपको जंगली जानवर से बचना है, ठीक है, दूसरा आपको खाने के लिए उन जानवरों को मारना है। तो आपने ना बहुत बड़ी कुल्हाड़ी बनाई, हैंड एक्स बनाया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जंगली जानवरों को मारेंगे नहीं तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि करोगे क्या, ठीक है। क्या हमारे पास प्रॉपर घर है? नहीं, कोई प्रॉपर हमारे पास सेटलमेंट भी नहीं है। हम कहाँ रह रहे हैं? हम या तो पानी के पास रह रहे हैं, या तो चट्टानों के पास रह रहे हैं, या तो हिल्स, पहाड़ों के पास रह रहे हैं। जहां जरूरत पड़ रहा है हम वहां माइग्रेट कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो क्या इस सोसाइटी में आपको सिक्का मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो रिमेंबर, इस पीरियड में देयर इज नो सिक्का, ठीक है। अब आ जाओ मेसोलिथिक पीरियड। हल्का हल्का मैं आपको पीरियड के बारे में बताती हूँ। मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, थोड़ा टेम्परेचर चेंज होने लगा। यहाँ जो आइस एज था ना, ये बर्फ गलने लगे, तो थोड़ा सा ना टेम्परेचर गर्म हो गया, टेम्परेचर ड्राई हो गया, ठीक है। थोड़ी सी बारिश होने लगी, ठीक है, जिससे नदियों का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। थोड़े जंगल जाने लगे। तो अब क्या हुआ, ये जो फरी जानवर है ये तो मर जाएंगे ना। आज आप देखो, जो फरी जानवर है, जैसे जो पोलार बेयर हो गए, पेंगुइन्स आप देखते हो, ये सब आपको यूपी, बिहार, गर्म वाले एरिया में, राजस्थान में तो नहीं मिलेगा। अलग अलग एरियाज है जहां पे अलग अलग जानवर उस हिसाब से ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये वाला टाइम पीरियड था। अब यहाँ पे भी ना धीरे धीरे हमने पशुपालन शुरू किया, ठीक है, डोमेस्टिकेशन शुरू कर रहे हैं, पशुपालन शुरू कर रहे हैं। हल्का फुल्का हमने प्लांट्स को उगाना शुरू किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम कहते हैं ये ट्रांजिशन फेज है, हम जनरली थोड़ा शिकार वाले फेज से आगे बढ़ रहे हैं। क्या यहाँ पे हमको कोई सिक्का मिलेगा? और क्या यहाँ पे हमको कोई फैक्ट्री साइट मिलेगी? एवरीबॉडी याद है, हमने लास्ट क्लास किया था फैक्ट्री साइट, या मैं आपको बोलूं इंडस्ट्री। तो क्या इस फेज में कोई फैक्ट्री साइट हमको मिलेगा? फैक्ट्री साइट है यहाँ पे? यस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो क्या, पहले तो बताओ, मेसोलिथिक में कोई फैक्ट्री साइट मिलेगा? फैक्ट्री साइट क्या होता है, लास्ट क्लास हमने किया था, जिन्होंने मिस किया। अगर मान लो कोई एक जगह पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट क्या होता है? कलाकृति जो ह्यूमंस ने बनाया है। जैसे एक जगह पे मान लो 1000 कुल्हाड़ी मेरे को मिली, तो इट मींस कि ये फैक्ट्री साइट है, ठीक है। तो क्या हमको प्री हिस्ट्री में ऐसे फैक्ट्री साइट्स मिलेंगे? फैक्ट्री साइट्स मिलेंगे। जब हम पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक करेंगे, हम देखेंगे कि फैक्ट्री साइट्स हैं। बहुत जगह पे आप देखोगे बहुत सारे हैंड एक्स मिल गया, बहुत जगह पे बहुत सारे उपकरण मिल गए। आप देखोगे किसी किसी जगह पे ना बहुत सारे अकीमती पत्थरें हमें मिल गई। ये सब की एविडेंस है जो प्रूव करता है कि देखो यार, कोई फैक्ट्री साइट था। मतलब
इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता था। मतलब ये लोग ऐसे नहीं थे जो शांत थे या जो अकेले रहते थे, नहीं, इनका आपस एक दूसरे के साथ बातचीत तो था। तो क्या इस पीरियड में सिक्का होगा? क्या यहाँ पे ऐसा ट्रेड, ऐसा व्यापार हो रहा होगा कि सिक्का मिले हमें? So, do we have evidence? बार्टर सिस्टम तो चलेगा ही चलेगा। और हाउ विल यू एक्सचेंज? आई एम टॉकिंग अबाउट कॉइन्स। तो हमको क्या यहाँ पे सिक्का मिलेगा? आप बताओ, सिक्के कब मिलेंगे? जब इकोनॉमी बड़ी होगी, जब जोर शोर से व्यापार चलेगा। हम अभी प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। सो एवरीबडी इन दिस प्री हिस्ट्री, विल यू गेट सिक्का? नहीं, है ना? तो हमको कोई सिक्का नहीं मिलेगा क्योंकि प्रिलिमिनरी चीजें अभी शुरू हो रही। सिक्का कब मिलेगा? जब सोसाइटी एडवांस होगी, जब सोसाइटी सेटल होगी। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो कोई सिक्का नहीं मिलेगा। फिर आ जाओ नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में भी वी हैव एविडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? हम होलोसीन पीरियड में ही है, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, खेती बाड़ी शुरू हो गई, ठीक है, पॉटरीज आना शुरू हो गए, ठीक है। आप देखोगे हम ना थोड़ा स्थायी सेटल्ड लाइफ में जीने लगे, प्रॉपर हमारी ना सेटलमेंट्स बनने लगी, क्योंकि खेती बाड़ी हो रहा है तो लोग सेटल करने लगे। अब अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो भी हम बचे रहेंगे, क्योंकि भाई हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो मेरे को मन है मैं शिकार करूंगी, नहीं मन है नहीं करूंगी। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कोई सिक्का रहेगा? डू वी हैव एनी एविडेंस नियोलिथिक पीरियड में कि अपने पास कोई सिक्का है? यहाँ पे कैसे एक्सचेंज हो रहा है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको चावल दे दिया, आपने मेरे को गेहूं दे दिया, ऐसे करके हम एक्सचेंज सिस्टम करते हैं। या आप देखोगे स्पेसिफिकली ना ऐसे जो बेरीज होते थे उनके थ्रू एक्सचेंज होता था। तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा सिक्कों का एविडेंस नहीं है। तो पूरे प्री हिस्ट्री में हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो हमको ये बताता है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिक्का था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट, अब आ जाओ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने देखा कि जोर शोर से व्यापार होने लगा, ठीक है, इंटरनल व्यापार हो रहा है। हड़प्पन वाले क्या कर रहे हैं? प्रॉपर आप देखोगे गुजरात के साथ अतकीमती पत्थरों का व्यापार कर रहे हैं, कर्नाटका से इनका गोल्ड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे चर्ट ब्लेड जो है ये सुकुर एंड रोरी हिल से आ रहे हैं, सिंध से, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हर लोगों के साथ इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, एक्सटर्नल व्यापार भी कर रहे हैं, जिसके साथ जैसे आप देखोगे पर्शियन गल्फ के साथ एक्सटर्नल व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे साउथ तुर्कमेनिस्तान के साथ एक्सटर्नल व्यापार कर रहे हैं, मेसोपोटामिया के साथ इनके ट्रेड लिंकेजेस हैं, ईरान के साथ ये व्यापार कर रहे हैं। तो क्या इनके पास कोई सिक्कों के एविडेंस है? क्या हमको हड़प्पा में ऐसा कोई एविडेंस मिला है जो ये कहता है कि हाँ यार इनके पास ना सिक्का था और सिक्कों से इनकी इकोनॉमी चल रही थी? डू वी हैव सिक्का? ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे यूजुअली लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि हड़प्पन सभ्यता बहुत ही अर्बन सभ्यता है, शहरीकरण चल रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, देखो हिस्ट्री सोर्सेस पे डिपेंड करती है। जब आप मेरे साथ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ोगे तो आप वहां पे वॉन रांके पढ़ेंगे, और इन वॉन रांके के ऊपर भी पिछले 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुकी है। वॉन रांके शुरू करते हैं प्रोफेशनल हिस्ट्री राइटिंग, जहां पे वो ये बोलते हैं कि ना जब तक कोई चीज का सोर्स नहीं है तब तक वो ट्रू हिस्ट्री नहीं है। हम ये बोले कि भाई ये परंपरा सालों साल से चले आ रही है, हमारी पुश्तों में चले जा रही है, जनरेशन में चले जा रही है, या हमें ऐसा लगता है। तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं, इस पे हिस्ट्री बेस्ड नहीं है जब तक आपके पास प्योर एविडेंस नहीं है। तो क्या हमको हड़प्पा में कोई सिक्का मिला है? नहीं, वी हैव गॉट नो सिक्का इन दी हड़प्पन पीरियड। अब देखो, एक तो हमके इनके जो हड़प्पन मोहर है, याद है हमने जब इंस्क्रिप्शंस किया था तो उसमें हमें क्लैरिटी नहीं है कि इन्होंने लिखा क्या है। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये होती है कि भाई यहाँ पे हमें कोई सिक्कों के एविडेंस नहीं मिले। एविडेंस मतलब होता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड, कि किसी किताब में लिखा हो वो है नहीं, कोई इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हो वो हम पढ़ नहीं सकते, हमें कुछ खुदाई के समय मिला नहीं है। तो वी डोंट हैव एनी रेफरेंस कि हड़प्पन वाले जो है ये सिक्का यूज करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। अब यहाँ पे लोग यूज कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, एज आई सेड, जब तक हमको सोर्स नहीं मिलता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तक हमें ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला है जो ये प्रूव करे, क्योंकि इनके सील्स की राइटिंग हमें समझ नहीं आई है, एक्सकवेशंस हो रहे हैं, सिक्के एज सच मिले नहीं, क्या लिखा है हमें आइडिया नहीं है। तो दैट मींस यहाँ पे भी हमको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है ना। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एंड लेट अस गो टू वैदिक एज। अब वैदिक एज में स्पेसिफिकली हम आते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, अर्ली वैदिक एज। अब देखो अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी कैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे, ठीक है।
तो ट्राइबल सोसाइटी, हर जगह आप देखोगे ट्राइबल्स है, ठीक है। पैस्टोरलिज्म, अब ये आपको आया था वैसे अभी जून का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है। पैस्टोरलिज्म हो गया कि जैसे ना हम लोग मवेशीज को लेके एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, पूरे के पूरे ट्राइब्स है सोसाइटी में, ठीक है। राजा की पोजीशन अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, खेती बाड़ी हल्की फुल्की शुरू हो रही है, मतलब खेती बाड़ी तो चलो चल रही है, बहुत ज्यादा नहीं बट शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या इस सोसाइटी में हमको सिक्कों का रेफरेंस मिलेगा? इन एन अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि ट्राइबल सोसाइटी है, जो कि पैस्टोरल है, जहां पे ट्राइब्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। राजा कोई गुप्ता या मौर्य टाइप के राजा नहीं है, राजा इस जो ट्राइब हो गई उसके हेड हो गए, जो जनजाति हो गए उसके हेड हो गए, 3-4 जनजाति को मिला के उसके हेड हो गए। तो राजा इज समवन लाइक दिस। राजा का खुद का अभी पावर सिक्योर नहीं हुआ है। ट्रेड प्रिलिमिनरी ऊपर ऊपर कोई वैसा बहुत ज्यादा ट्रेड रूट के एविडेंसेस नहीं है। तो क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमारे पास सिक्कों के एविडेंस है? ठीक है, नहीं। सो अर्ली वैदिक पीरियड में भी हमारे पास कोई सिक्का नहीं है। अब आ जाओ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना। इन दी लेटर वैदिक पीरियड सोसाइटी चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। ये राजा का पोजीशन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। राजा समय के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, राजसूया वैदिक सैक्रिफाइसेस होने लगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ना आयरन यूज किया, प्रॉपर आयरन का इस्तेमाल हुआ एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में हमने आयरन का यूज किया। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है हमारे वेद में और किताबों में कि आयरन इस्तेमाल हुआ। तो खेती बाड़ी बढ़ी, राजा का पोजीशन बढ़ा, पुरोहित का पोजीशन बढ़ा। ये जो ट्राइब्स थे ना, ये मिलके एक राजनीतिक इकाई बनाने लगे, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट बनाने लगे, जिसको हम धीरे धीरे जनपद कहते हैं। तो सोसाइटी ना आगे बढ़ने लगी। क्या इस सोसाइटी में हमारे पास सिक्कों की एविडेंस है? मेजॉरिटी पीपल इस पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कई बुक्स में ना यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लेटर वैदिक में अगर सोसाइटी ऐसी है, ये सब हम लोग आगे करेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ सोसाइटी का, क्योंकि बहुत लोग जो पढ़े ही नहीं है, मैंने आपको सोसाइटी बता दी। अब इमेजिन करो कि आप सोसाइटी के पार्ट हो, क्या यहाँ पे सिक्का है? नहीं, वी डू नॉट हैव सिक्का। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में लोग कंफ्यूज होते हैं। देयर आर शब्द लाइक निष्का, ठीक है। ये निष्क शब्द जो है ना, ये बहुत सारी किताबों में रेफर है। एक चीज याद रखना, इन दी लेटर वैदिक पीरियड देयर इज नो प्रूफ कि इसका मतलब सिक्का होता है। इसका मतलब मेटल की कोई चीज हो, बट क्या वो मेटल सिक्का है हमको नहीं पता है। बट यही शब्द अगर हम बुद्धिस्ट किताबों में यूज करते हैं, वहां पे इसका मतलब सिक्का होता है। तो कई बार आप मैच द फॉलोइंग देखोगे ना, आपको लिखा रहेगा निष्क और बगल में सिक्का लिखा रहेगा, और वो सही मैच होती है, क्योंकि उन्होंने आपको क्लियर नहीं किया ये किस शब्द का पीरियड है। इन दी लेटर वैदिक लिटरेचर इस शब्द का मतलब होता है मेटल। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हमको ये सब मिला है, देयर इज नो डॉक्यूमेंट एविडेंस। बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बहुत इजिली इसका मतलब सिक्का है। तो ये वर्ड का मतलब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। देन मूव टू द नेक्स्ट। अब आ जाओ 6th सेंचुरी बीसी पीरियड, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी, दैट इज दी महाजनपद पीरियड, ठीक है ना। ये महाजनपद पीरियड में देखो क्या हुआ, आयरन हमने यूज किया। अब आयरन से ना सोसाइटी एडवांस होने लगी, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, खेती बाड़ी बढ़ने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा, प्रोडक्शन होने लगा। प्लस लड़ने के लिए ना हमने वेपन्स बनाना शुरू किया, आपने आयरन के तलवार वगैरह बनाना शुरू की। तो सोसाइटी आगे बढ़ा, ठीक है। प्रॉपर महाजनपद आए, गण संघराज्य हुआ। अब क्या हुआ ना, धीरे धीरे ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। आप देखोगे उत्तरापथ ट्रेड रूट, ठीक है, दक्षिणापथ ट्रेड रूट, ये सारे ना ट्रेड रूट आने लगे, छोटे छोटे शॉर्टकट रूट्स आने लगे, जिसको हम फीडर रूट्स कहते हैं, ये आने लगे, है ना। तो सोसाइटी में ना बहुत ज्यादा ट्रेड होने लगा, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। यू विल सी स्पेसिफिकली सोसाइटी कॉम्प्लिकेट हो गई। सोसाइटी में आप देखोगे सामाजिक आर्थिक नए नए क्लासेस आ गए, ठीक है। सोसाइटी में ना इंटरवर्ना शादियां जो है ये जोर शोर से होने लगी। लोगों ने ब्राह्मण सिस्टम को क्वेश्चन किया। प्रॉपर ये रूट्स के रेफरेंस हमको स्पेशली जातक स्टोरी में मिला, अष्टधाई में मिला, विनय पिटक में मिला। तो हमारे पास डिटेल रेफरेंस। अब क्या इस सोसाइटी में हमको सिक्कों का एविडेंस मिलेगा, जहां पे जोर शोर से ट्रेड चल रहा है, हर तरीके से आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, राजा मोनार्कियल भी है, गण संघ का कॉन्सेप्ट आ गया है, जो व्यापारी है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे सोसाइटी में, सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू हो गए। तो इन द 6th सेंचुरी सोसाइटी महाजनपद पीरियड, डू वी हैव एविडेंस सिक्का का? यस दीक्षा, करेक्ट। यस फरिया,
नो सी फरिया, देयर इज नो एविडेंस कि वो कॉइन टाइप्स, हम उसको ना रिंग स्टोन कहते हैं, जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं ना, हम एक्चुअली उसको रिंग स्टोन कहते हैं। देयर इज नो कॉइन्स एज सच, ठीक है। यस, तो फाइनली सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ठीक है, जो ये प्रूव करता है कि हाँ प्रॉपर बुक्स में और प्रॉपर हमारे पास एविडेंस है सिक्कों का कि हिस्ट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार डॉक्यूमेंट एविडेंसेस मिलते हैं फ्रॉम दी 6th सेंचुरी बीसी, महाजनपद पीरियड। ये स्टार्टिंग की क्रोनोलॉजी आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2-3 चीजों पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, कौन सा सिक्का किस मेटल का है, किसमें कौन सा पैटर्न है, किसमें क्या दिया ये, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक कहानी। अब 6th सेंचुरी से सिक्का मिलना शुरू हुआ, फिर हम इसके बाद आगे जाएंगे, कुषाण सिक्का कैसा था, इंडो ग्रीक कैसा था, गुप्ता कैसा था, और ये बेसिक्स हम आज कवर करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? देखो ये सब आपको अभी लर्न नहीं करना है, ये मैंने आपको सोसाइटी के बारे में आइडिया दिया कि आप सोचो कि अगर ऐसा सोसाइटी होगा तो क्या सिक्का होगा या नहीं, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सब आप भूल जाओ, ठीक है, बस सिक्का वाला पार्ट याद रखना, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब चलो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 या 2023 आई थिंक। आपको आया था ना मेट्रोलॉजी क्या होता है, वन लाइनर जिन्होंने क्वेश्चंस देखा है। अब आ जाओ मुद्र शास्त्र। मुद्र शास्त्र क्या होती है? मुद्र शास्त्र मतलब होता है एनालिसिस करना मुद्राओं का। अब एनालिसिस मतलब हम सिर्फ ऊपर ऊपर एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस मतलब हर एक चीज का एनालिसिस। कि जैसे मान लो मेरे को एक सिक्का मिला, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सिक्का किस मटेरियल का बना है, ठीक है। मटेरियल का बनने से हमको ये पता चल जाएगा कि क्या ये ट्रेड करते थे, कि ये लोकल मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। देन ऑल्सो इट विल हेल्प अस, जब हम सिक्के पढ़ते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स मतलब सिक्कों को हर तरीके से परखना, हम ये देखेंगे कि सिक्कों का साइज क्या है। साइज क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे देखो मान लो ना मैं रूलर बनी, ठीक है, अब मैंने ये सिक्का ना बहुत बड़ा बड़ा दिया, इसका भारी, जैसे आप देखोगे डिजाइन साइज वेट, ये 5 ग्राम का सिक्का था, मैंने गोल्ड में दिया, ठीक है। मेरे 4-5 जनरेशन बाद आप राजा बने, ये सिक्का 1 ग्राम का हो गया, और ये सिक्कों में ना हमने लेड या मिक्सचर यूज करना शुरू कर दिया मेटल का। तो इसका मतलब क्या है? इसका 2 मतलब है। इसका मतलब हो सकता है कि ये डायनेस्टी डिक्लाइन कर रही है ना। इट शोज, तभी देखो जब भी आप एक्चुअली ये देखना चाहते हो ना ऊपर ऊपर कि कोई डायनेस्टी ठीक चल रही है या नहीं, हमेशा 2 चीज देखते हैं, एक उसका आर्किटेक्चर, एक हमेशा मोस्टली उसके सिक्के जनरली। क्योंकि देखो अगर मैंने गोल्ड सिक्का बनाया 5 ग्राम का, मेरे 10 जनरेशन बाद आप आए, आपने 1 ग्राम का लेड और दूसरे मेटल को मिक्स किया, इसका मतलब 2 चीज है, समय के साथ डायनेस्टी डिक्लाइन कर रही है, और इट कुड मीन कि ये मेटल को आप इंपोर्ट करते थे और इंपोर्ट में इश्यू है, कोई ट्रेड इश्यू है, बट वो हो नहीं सकता। क्योंकि आप सोचो आप राजा हो, अगर आपको वो मेटल हर दिन डेली बेसिस पे चाहिए तो ऑब्वियसली आप उसको इंपोर्ट नहीं करोगे, मंगाओगे नहीं, क्योंकि वो डबल द खर्चा पड़ेगा, है ना। सो साइज, शेप, कितना मोटा है, क्या डिजाइन है। अब एक में आप देखोगे लक्ष्मी जी बनी है तो हमको समझ आएगा अच्छा ये डायनेस्टी के लोग लक्ष्मी जी को पूजते थे। एक में हम देखेंगे अपोलो गॉड गॉडेस है तो हमको समझ आएगा अच्छा ये सिक्का उस एरिया का है जहां पे लोग अपोलो को मानते थे, ठीक है। देन वर्कमैनशिप, वेट, कितना वेट है, क्या डिजाइन है, क्या टेक्निक है मैन्युफैक्चरिंग का, और क्या मैसेज लिखा हुआ है। तो दैट इज वाई मुद्रा शास्त्र इज, जब हम सिक्के को हर एक एंगल हर तरीके से एनालाइज करते हैं कि वो हमको किस तरीके से हिस्ट्री बता रहा है। एंड हियर कम्स मेट्रोलॉजी। आपको 1 लाइनर क्वेश्चन यहां से आया था, व्हाट इज मेट्रोलॉजी, तो आधे लोग मार्क करके आए थे क्लाइमेट की पढ़ाई जिसको मीट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है जब आप मेजर कर रहे हो सिक्कों का, उनको अरेंज कर रहे हो उनके वेट के हिसाब से, तो मेजर करना और उनको अरेंज करना वेट के हिसाब से, इसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। तो यहां से ना इस तरह के 1 लाइनर शब्द जो है ये पेपर में काफी ज्यादा आना चालू हो गए थे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये आपका क्वेश्चन था रिसेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, अब ये मैंने आपको समझा दिया तो अब आप इसको रीड कर लेना। स्टोन एज पीपल मतलब प्री हिस्ट्री के लोग, उनके पास कोई सिक्का नहीं था, वो लोग बार्टर सिस्टम कि भाई मैंने आपको अपना कुछ दे दिया, आपने मुझे कुछ दे दिया, ऐसे एक्सचेंज के थ्रू वो अपनी सोसाइटी में आगे बढ़ते थे। चालकोलिथिक मतलब क्या हो गया? चालकोलिथिक पीरियड ऐसा पीरियड है जहां पे हम पत्थर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हड्डियों के औजार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चालकोलिथिक का मतलब होता है, चालको मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है स्टोन एज। तो चालकोलिथिक का मतलब होता है ये वो एज है जहां पे हमने मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया,
कौन सा मेटल? मोस्टली कॉपर। तो ये वाली टाइम पे भी हमारे को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि सिक्का मिलता है। फिर हड़प्पन्स में आए, हड़प्पन्स में भी हमने देखा ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यहां भी बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम, कोई सिक्के नहीं है। ऋग्वेद में देयर इज शब्द लाइक निष्का, निष्कग्रीवा, याद रखना इसका मतलब होता है सोने का कोई ऑर्नामेंट, ठीक है, सोने का कोई आभूषण। एंड इट इज कॉल्ड हिरण्य पिंड। हिरण्य पिंड का मतलब होता है जैसे सोने का कोई गोला हो गया। अब यूजुअली इसका मतलब मेटल है, कुछ बुक्स में हम अज्यूम करते हैं गोल्ड मेटल है। अब कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मेटल है मतलब सिक्का है, नहीं, देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट। और जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है हम उसको रैंडमली नहीं मान सकते, ठीक है। हेंस हमें पता है ये मेटल है। मोस्ट बुक्स कहते हैं कि ये शायद गोल्ड का भूषण या गोल्ड का कोई गोला हो, बट ये सिक्का नहीं है। लेटर वैदिक में भी ये शब्द इस्तेमाल हुए, जैसे स्पेसिफिकली यू विल सी निष्का, सुवर्ण, शतमान, ये सारे टर्म्स भी लेटर वैदिक में इस्तेमाल हुए। ये भी मेटल पीस है, लेकिन मेटल पीस का मतलब सिक्का नहीं है। तो देयर इज नो एविडेंस जो ये क्लियर करता है कि ये सिक्का। ये कुछ लोग अज्यूम करते हैं, बट रियलिटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये सिक्का है। तो इसीलिए आप देखो ये शब्द बार बार आएंगे। यही शब्द जब बुद्धिज्म पीरियड में आएगा 6th सेंचुरी, तब इसका मतलब सिक्का होता है, ठीक है। देन पहला लिटरली, पहला हमारे पास बुक में एविडेंस, पहला सिक्कों का एविडेंस हमको 6th सेंचुरी बीसी से आता है, जो कि महाजनपद पीरियड। अभी मैंने आपको बताया इस टाइम पे व्यापार बन रहा है, व्यापार एक्सटेंड हो रहा है, लोग इंटरनल व्यापार कर रहे हैं, एक्सटर्नल व्यापार कर रहे हैं, प्रॉपर गण संघ राज आ रहे हैं, लोग मिलके राज्य कर रहे हैं, महाजनपद आ चुके हैं। तो सोसाइटी ना आगे बढ़ रही, आयरन की वजह से भी सोसाइटी आगे बढ़ने लगी। तो सेकंड शहरीकरण हुआ, सिक्कों के एविडेंस हमको मिले। एंड यहाँ पे देखो बुद्धिस्ट किताबें एंड अष्टधाई हमको बहुत सारे शब्द बताती। अब आपको ना ये शब्द याद करना है, ये आपको आ जाएगा मैच द फॉलोइंग में, वन लाइनर में, ठीक है। नाउ सो ये शब्द है स्पेसिफिकली कहापान एंड कशपान। देखो निष्का एंड निष्का, यहां पे इसका मतलब सिक्का है 6th सेंचुरी में, ठीक है। शतमान, then we have पाद, then we have विशितिका, त्रिशितिका, and then we have सुवर्ण and सुवर्णा। इन सारे शब्दों का मतलब जो बुद्धिस्ट किताबों में, इसका मतलब होता है सिक्का। एंड सबसे पहली बार 6th सेंचुरी बीसी में हमको मिलता है पंच मार्क सिक्का, ठीक है। आप देखो पंच का मतलब क्या होता है? थप्पा मारना। जैसे आप देखते हो ना, जैसे ब्लू कलर का जो पैड हो गया, आपने उस पे सीधे सीधे एक अपना स्टैंप मारा और आपने उस स्टैंप को किसी पेपर पे मार दिया, तो पंच मारना, थप्पा मारना। तो ये पंचमार्क सिक्के जो आप देख रहे हो, ये पहले डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमको मिला कि हमारे इंडिया में ये इनिशियल सबसे पहले एविडेंस हमको मिले। तो इनको हम कहते हैं पंचमार्क, ठीक है। पंच क्यों? जैसे आप इधर देखो पंचमार्क कॉइन्स, ये देखो ये ऐसे थप्पे मरे हुए, पंच मरे हुए, ठीक है। ये जनरली हमको सिल्वर का मिलता था। अच्छा, जब आप लर्न करोगे ना, थोड़ा ध्यान रखना, जनरली मतलब मोस्टली सिल्वर। अब आपको लिखा रहेगा जनरली सिल्वर, लिटिल कॉपर। तो हम क्या करते हैं, हम सिल्वर कॉपर दोनों याद करते, नहीं, जनरली मतलब मैक्सिमम सिक्का मेरे को सिल्वर का मिला है, कुछ कॉपर का हो सकता है, कुछ किसी और मेटल का। तो जब भी जैसे आप गुप्ता पढ़े तो यू विल सी मैक्सिमम सिक्का गोल्ड का, लेकिन कुछ क्या क्या, तो मैक्सिमम और छोटे छोटे डिनोमिनेशंस किसमें थे, इसको पढ़ते वक्त आप याद रखिएगा, ठीक है। चल अब आप मुझे खुद बताओ सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बिना रट्टा मारे, ठीक है। अब आप बताओ, ये पंच है, ठीक है, ये ऐसे ना थप्पे मारे जाते थे इन सिल्वर, ये मोस्टली सिल्वर के होते थे। और ये जो आप देख रहे हो ना पैटर्न, यही पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये देखो यही पैटर्न आपको दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, क्या इसमें हर जगह इक्वल पंचेस है? आप मुझे बताओ, देख के बताओ, क्या हर सिक्का में सेम नंबर ऑफ थप्पा मारा है, सेम नंबर ऑफ पंच मारा है, या ये अलग अलग है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगेन रटना नहीं है, आप इसको देख के अभी क्लास में लर्न कर लो। हर सिक्के में क्या जो सिंबल्स बने हुए हैं, जो पंच बना हुआ है, जो मार्क बना हुआ है, क्या वो सेम है, या ये नंबर अलग अलग हो सकता है? बताओ, इट विल बी डिफरेंट और सेम? यस, टेल मी। सो वर्षा, शालू, यश, नीरू, दीक्षा, अपराजिता, बताओ। गाइज यू कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गलत जवाब दो, ठीक है। बट अगर आप जवाब दोगे तो इट विल बी बेटर, आपको ना जल्दी जल्दी चीजें लर्न होंगी। फिर जो थोड़ा सा 10% फैक्ट होगा वो आप घर में लर्न कर लेना, ठीक है। ये ऐसा प्रोजेक्ट डिफरेंट होंगे, है ना, क्योंकि खुद देखो
इसमें 7 सिंबल है, 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ पे देखो ये 7 सिंबल्स है, ये 5 सिंबल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पंचेस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। क्या इनका साइज और शेप इक्वल है? आर दे इक्वल इन शेप? अगर मैं आपसे पूछूं सारे पंचमार्क सिक्के एक जैसे लगते हैं, तो क्या ये पंचमार्क सिक्के एक्चुअली एक जैसे लग रहे हैं? जैसे इधर भी देखो, क्या ये सारे पंचमार्क सिक्के एक जैसे लग रहे हैं? नहीं, तो इनका साइज और शेप भी इरेगुलर है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक एविडेंस मिलेगा? क्या सिर्फ और सिर्फ धार्मिक एविडेंस है? जैसे ये देखो, ये सारे जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये सारे पैटर्न जनरली आपको पंचमार्क में मिलते हैं, और भी है, हम आगे पढ़ेंगे। बट क्या इसमें से आपको सब कुछ ही धार्मिक दिख रहा है? आपको दिखेगा कि धार्मिक भी है और नॉन धार्मिक भी है, दोनों है। तो किस तरीके से हमको यहाँ पे रिलीजन के एविडेंस मिल रहे हैं? इज इट जस्ट रिलीजन? जैसे आप ये देखो, ये जितने भी पंच है, क्या हर एक पंच धार्मिक है? नहीं, कुछ ऑब्वियसली धार्मिक होंगे, ठीक है, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो धार्मिक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सारे रिलीजियस है। दूसरा देखो, अब अगर 6th सेंचुरी में पंचमार्क सिक्का मिला है, तो आपको बेसिकली पता होगा 16 मेजर महाजनपद थे, ठीक है। तो क्या सारे महाजनपद इक्वल वेट का कॉइन बनाएंगे क्या? जैसे मान लो 16 महाजनपद है, और मान लो जो भी इसमें सिक्के बनाते हैं, क्या सारे महाजनपद इक्वल वेट, मतलब क्या हर महाजनपद 5 ग्राम, हर महाजनपद 10 ग्राम सेम वेट होगा? और सेम वेट के साथ साथ क्या सेम पंच होगा, या क्या सेम पैटर्न होगा? बताओ। मान लो जैसे काशी महाजनपद, ठीक है, मगध महाजनपद, उसके बाद स्पेसिफिकली आप देखोगे जैसे अशमक महाजनपद, मान लो ये सारे महाजनपद सिक्के बना रहे हैं, तो क्या सारे लोग सेम वेट का बनाएंगे? ऑब्वियसली नहीं, आप कुछ और बना सकते हो, मैं कुछ और बना सकती हूँ, गलत। क्या हम लोग सेम पैटर्न यूज करेंगे? ये भी गारंटी नहीं, आप कुछ और कर सकते हो, मैं कुछ और कर सकती हूँ, ठीक है। क्या सेम पैटर्न होगा? क्या सेम पंच होगा? नहीं, ठीक है। दूसरा एक चीज आप याद रखना, इन सारे सिक्कों में, सारे महाजनपद जो सिक्का बना रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिक्का किस महाजनपद का होगा? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? बताओ। आउट ऑफ 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी थी? सबसे शक्तिशाली जनपद वाज मगध, एंड दैट इज वाई मगध का पंचमार्क सिक्का आपको ज्यादा मिलता है, हर जगह मिलता है। इधर उधर सर्कुलेशन में भी होगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत व्यापार कर रहे हो तो सिक्का इधर उधर चला गया, ठीक है। यही है पूरा पंचमार्क सिक्का। अब इसमें 1-2% ऑफ फैक्ट्स इसमें याद रखना, ठीक है। चलो, सो द ओल्डेस्ट सिक्के जो हमें हमारे सब कॉन्टिनेंट में मिला है, ये पंचमार्क सिक्का है। मोस्टली ज्यादातर सिल्वर का, कुछ कुछ कॉपर का, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। मोस्टली सम आपको आ जाएगा पंचमार्क सिक्का आर ऑलवेज मेड अप ऑफ कॉपर, तो ये गलत है। मोस्टली सिल्वर का बना है, कुछ कॉपर के बने। तो ये सब ना थोड़े वर्ड्स में एंटी खेलता है, तो यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है, ठीक है। ये सिक्कों के शेप अलग अलग है, हम देख चुके हैं, इनके वेट अलग अलग है, सिल्वर से बने हैं, अलग अलग स्टाइल है। जैसे सौराष्ट्र के सिक्कों में हमको कुबड़ बैल, दक्षिण पंचाल के सिक्कों में स्वास्तिक, मगध के सिक्कों में जनरली 5 सिंबल मिलते थे। सबसे ज्यादा पंचमार्क सिक्का मगध का मिलेगा, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ना। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, अब मान लो एज इतिहासकार, ठीक है, आपको ये पता करना है कि ये पंचमार्क सिक्का ना किस एरिया का है। तो हम ऐसा कर सकते थे बेस्ड ऑन कितना वेट है, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम, ठीक है, कितना पंच है, मतलब जो आपने थप्पा मारा है, क्या मारा है, धार्मिक नॉन धार्मिक, कितना मारा है, एंड बेस्ड ऑन किस एरिया में ये हमको मिले, हम एक्चुअली इनसे ना एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये सिक्के कहाँ पे बने, ठीक है। देखो, जैसे लाइक आई टोल्ड यू, मगध आगे बढ़ा तो मगध टाइप ऑफ सिक्के हमको हर जगह मिलने लगे। तो कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता था कि हर जगह ही मगध का सिक्का मिल रहा है, तो बाकी जो सिक्के मिले उससे हम कैसे पता लगाएं कि ये सिक्का था किस एरिया का, ठीक है। तो देखो, मगध के सिक्कों में आपको ज्योमेट्री का डिजाइन, आपको पेड़, आपको फॉर एग्जांपल जानवर, पशु, सूर्य, चक्र, पहाड़, ठीक है, ह्यूमन फिगर्स, मानव आकृति, याद रखना ये, ठीक है, मानव आकृति, पेड़, ब्रांच, ये सारी चीजें जो है ये आपको मगध के पैटर्न में मिलेगा, विच मीन्स धार्मिक पैटर्न भी है, ठीक है, एंड नॉन धार्मिक, नॉन रिलीजियस पैटर्न, ठीक है। चलो, अब देखो इधर, ऑन द बेसिस ऑफ कितना सिक्का भारी है या लाइट है और कितना थप्पा मारा है,
हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे बना था। जैसे अगर कोई सिक्का है हमारा पंचमार्क, ठीक है, जो बहुत भारी है, बहुत हैवी है, ठीक है, लेकिन उसमें ना एक ही पंच मारा हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये तकसीला गंधार वाले एरिया का है, ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो अगर इस टाइप का सिक्का मिला है तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि यार ये ना नॉर्थ वेस्ट है, ये उत्तर पश्चिम सिक्का, ये तकसीला गंधार वाले एरिया में बना होगा, ठीक है ना। अगर हमको ऐसा सिक्का मिला जो कि लाइट वेट है, ये सिक्का हैवी नहीं है, पतला है, हल्का है, और इसमें ना ऐसे बहुत सारे थप्पे बने, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये सिक्का मगध का है, क्योंकि बहुत कॉमनली हमको मिला। फिर हिस्टोरियंस ने ये नोटिस किया कि अगर हमको कोई सिक्का मिला है जो कि हैवी सिक्का है, ठीक है, लेकिन उसमें मल्टीपल मल्टीपल पंच है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिडिल गंगा एरिया, कौशल वाले एरिया में ये सिक्का हमको मिला है, ठीक है। देन अगर कोई ऐसा सिक्का हमको मिला है जो कि लाइट है, हल्का है, लेकिन उसमें ना एक ही पंच है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिक्का अवंती और ये सिक्का वेस्टर्न इंडिया में बना है। तो एज आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ कुछ सिक्कों में कुछ सिमिलैरिटी है जिसके थ्रू हम एक आइडिया लगा सकते हैं। तो आप कैसे पढ़ोगे, ऐसे अगर कोई सिक्का भारी है, उसमें एक पंच है, तो ये नॉर्थ वेस्ट गंधार तकसीला वाले जनपद में बना है। अगर कोई सिक्का लाइट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या तो आप ऐसे लर्न करो, हैवी पहले कर लो। अगर कोई सिक्का भारी है, उसमें एक पंच है, तो वो तकसीला गंधार हो गया। अगर कोई सिक्का भारी है लेकिन मल्टीपल पंच है, तो ये कौशल और गंगा वाला एरिया का हो गया। अगर कोई सिक्का हल्का है, एक पंच है, तो वो अवंती वेस्टर्न इंडिया हो गया। अगर कोई सिक्का लाइट है लेकिन मल्टीपल पंच है, तो वो मगध हो गया। तो ऐसे लर्न कर लेना, इजी होगा। एक सिक्का में अगर हैवी है तो एक पंच हुआ तो क्या हुआ, मल्टीपल हुआ तो क्या हुआ। अगर सिक्का हल्का है, एक पंच हुआ तो क्या हुआ, मल्टीपल पंच हुआ तो क्या हुआ। इससे हमको आइडिया मिल जाता है कि ये इतने सारे पंच मार्क सिक्के, तो ये पता लग जाएगा कि किस एरिया में जनरली बने हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, ये सारे देखो सबका साइज शेप अलग है, ये बेसिकली हमारे पंचमार्क सिक्के के पैटर्न है। तो कुछ धार्मिक हैं, जानवर हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पंचेस डिफरेंट है, साइज शेप जो है इनका अलग है, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट सिक्का है जो हमको हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला। देन सी दिस, ये मैंने आपको दे दिया, आप जितना देखोगे आपको बेटर लर्न होगा। अच्छा आप मुझे बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ये जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहे हैं सिक्कों में, इसका मतलब क्या है। देखो ये सारे ना हमारे पंच में पैटर्न है। तो जैसे आप देखो जानवर हो गया, यहाँ पे हो सकता है ये सब कुछ धार्मिक सिग्निफिकेंस हो, ठीक है, तो जानवर हो गया, प्लांट्स हो गया, अब हमें नहीं पता ये सब का सिग्निफिकेंस क्या है। तो धार्मिक भी है, नॉन धार्मिक भी है, पेड़ पौधे भी है, जानवर भी है, और ये वाला स्ट्रक्चर भी ना आपको आगे के सिक्कों में बहुत कॉमनली दिखेगा। बताओ ये क्या है। यस शानू, यस सुनील, करेक्ट, यस दीक्षा, करेक्ट, स्तूपा, वेरी गुड। ये सब ना ये स्तूपा की स्ट्रक्चर्स है। तो आगे जाके आपको सतवाहनास और बाकी सारी डायनेस्टी में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरीके का मतलब स्तूपा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली आप देखो, ये देख रहे हो ये ऐसा वन, आप देख रहे हो ये ऐसे, ये है स्तूपा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे बेसिक पैटर्न्स थे पंचमार्क सिक्कों के। अब कुछ पंच, अच्छा अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हमको पंचमार्क सिक्का, ठीक है, 6th सेंचुरी महाजनपद पीरियड में मिला, तो क्या आगे के पीरियड में हमको ये मिलेगा या ये इसी समय खत्म हो जाएगा, ये बताओ। अगर 6th सेंचुरी में हमको पंचमार्क सिक्का मिला, ठीक है, तो क्या हमको आगे के पीरियड में मिलेगा, क्या मौर्य पीरियड में भी मेरे को पंचमार्क मिलेगा, या इसी 6th सेंचुरी में सारा पंचमार्क खत्म हो जाएगा और हमें कहीं आगे नहीं मिलेगा। टेल मी। हमेशा याद रखना, डायनेस्टीज रातों रात डिक्लाइन नहीं करते। अगर कोई सिक्का सर्कुलेशन में है तो वो रातों रात खत्म नहीं होगा। तो पंचमार्क सिक्के हमको आगे के टाइम पे भी मिलते रहेंगे। जैसे आप देखोगे आगे टाइम पे रूलर्स और भी कुछ सिक्का बना रहे हैं और पंचमार्क भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पंचमार्क सिर्फ और सिर्फ 6th सेंचुरी में खत्म हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा सर्कुलेशन में रहेगा। यस दीक्षा, करेक्ट, यस। दूसरा आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये पंचमार्क सिर्फ नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे या साउथ में भी कुछ रेफरेंस है इसका। क्या ये सारे पंचमार्क सिक्के सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में रहेंगे या साउथ में भी हमारे पास इसके रेफरेंस हैं। याद करो, अगर जनपद बना रहे तो एक जनपद ऐसे भी है जो साउथ में, कुछ जनपद ऐसे भी है जो डेक्कन में, तो साउथ में भी हमको पंचमार्क सिक्कों का एविडेंस मिलेगा। और यहाँ पे आता है फैक्ट, ये थोड़ा सा ना आपको एरिया लर्न करना है।
कुछ एरियाज में जैसे पांडियंस और चेरास के टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में भी हमको ऐसे सिक्के मिलते हैं। आपको ना ये फैक्ट में आएगा, बस लर्न कर लेना एग्जैक्ट नेम क्या है। ऐसे बहुत सारे झुंड में हमको सिक्के मिले हैं बोडीना कन्नरू में, मदुराई के आसपास। इसमें पांडियन का एम्बलम जो इनका शाही चिन्ह था ये भी अवेलेबल है। इसके बाद कुछ कुछ ऐसे भी सिक्के मिले जिसमें वलुटी जो है शब्द ये लिखा हुआ है, ये कहा जाता है पांडियंस के टाइम पीरियड का था। एंड ये कुछ ऐसे पंचमार्क सिक्के हैं जो हमको साउथ इंडिया में मिले। फिर चेरा पीरियड में भी हमको कुछ सिल्वर सिक्का मिला जिसमें चेरा राजा की पोर्ट्रेट है, और स्पेशली जो हमें कृष्णा नदी के आसपास मिला। फिर और चेरा सिक्कों में हमें कुछ शब्द मिला, कोटुवन, कोटाई एंड कोल्लीपुराई, ये सारे ना हमको रूलर्स के नाम मिले। और चेरा का जो शाही, देखो हर डायनेस्टी का एक शाही एम्बलम होता है, जैसे गुप्ता के गरुड़ है, जैसे आप देखोगे पांड्यान का फिश हो गया, चेरास का सिंबल हो गया बो एंड एरो, तीर धनुष हो गया, चोलास का जनरली जो टाइगर मास्क हो गया वो हो गया। तो इनके सिक्कों में ना जैसे राजा के नाम और इनके ना शाही एम्बलम थे, तो इनके शाही चिन्ह को देख के हमें समझ आ गया अच्छा ये इस डायनेस्टी का सिक्का है। ठीक है, तो ये रूलर्स के नाम लिखे, और यहाँ पे बो एंड एरो भी मिला है, और यहाँ पे मछली भी मिला है, और टाइगर भी मिला है। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे हमें पंचमार्क सिक्कों में तीनों डायनेस्टी के एविडेंस मिलते हैं, चेरास, चोलास एंड पांड्यास। ठीक है, तो यहाँ पे पंचमार्क सिक्का हो गया खत्म। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? फिर हम चलेंगे दूसरे सिक्कों में जिसको हम कहते हैं अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स, आहत सिक्के। लेकिन जो हिंदी में भी पढ़ते हैं ना, आपको यही लर्न करना है, क्योंकि पेपर में अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन ही आएगा, यही शब्द को इंग्लिश में वो लिख के लाएंगे, क्योंकि ये कुछ टर्म्स है जो ट्रांसलेशन में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ रहे हो ना थोड़ा सा ये वाला भी याद करना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं हिंदी में, ये यही सेम शब्द हिंदी में लिखा आता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? एवरीबॉडी, सारा पंचमार्क सिक्का डन है, आपको ऐसे ही पढ़ना है, फैक्चुअल जाना है थोड़ा सा। अब ये नहीं हो कि इसी सिक्के में आपने 4 दिन लगा दिया, मुझे लगता है 1-2 डेज इसके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाओ नेक्स्ट। गुड, अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स, आहत सिक्के, ये बड़े सिंपल है। इसका मतलब क्या, ये बनते कैसे? देखो ये सिक्के कैसे बनते हैं ना, जैसे मान लो मेरे पास ना कोई धातु है, ठीक है, कोई मेटल है, मैंने क्या किया, मैंने इस मेटल को ना पिघला दिया। तो कैसे आप केक बनाते हो, है ना, स्पेशली यश दीज आर द नेम ऑफ द रूलर्स, जैसे ये वाला बोल रहे हो ना, देखो ये सारे रूलर्स और एरियाज के नाम है। ठीक है, सो रिमेंबर, जैसे रूलर्स के लिए ना जैसे कैसे होता है कि जैसे अर्जुन्यास जनपद के हमने बोला अर्जुन्याम नमा, तो ये सब ना लेजेंड्स, ये सब बड़े बड़े ना ऐसे लाइंस होते थे जो या तो रूलर्स के दूसरे तरीके से रूलर को दिखा रहे हैं, या तो उनका नाम का सिनोनिमस हो गया। जैसे आपने जैसे आप साउथ इंडियन मूवीज देखते हो तो आप देखे हो जब रजनीकांत आते हैं, या जब आपने केजीएफ देखा है तो उसमें लिखा था ना रॉकिंग स्टार या मेगा सुपरस्टार, तो ये सब बोलते हैं लेजेंड्स, जो हम स्पेशली ना रूलर के लिए कुछ शब्द यूज करते हैं जो रूलर के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। ऐसा कभी कभी इसमें रूलर का कोई, जैसे समुद्रगुप्त को हम कहते हैं इनविंसिबल, अपराग्रह, तो समुद्रगुप्त के लिए सब शब्द यूज होता है। जैसे व्याघ्र पराक्रमा, तो समुद्रगुप्त के व्याघ्र पराक्रमा का मतलब हुआ कि देखो यार हमारे समुद्रगुप्त टाइगर की तरह ब्रेव है। तो ये सब लेजेंड्स ना ऐसे बड़े बड़े शब्द होते थे जो हम राजाओं के लिए यूज करते थे। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स। हाँ, हम कहाँ थे, देखो हाँ, अब ये कैसे होता था, देख मेरे पास ना एक मेटल है, कैसे आप केक बनाते हो, तो जब आप केक बनाते हो तो आप जैसे दिल शेप का केक बनाना है, आपने दिल वाले मोल्ड में डाल दिया, आपको सर्कल केक बनानी है, आपने गोल्ड वाले मोल्ड में डाल दिया। तो यहाँ पे ऐसे ही होता था कि हमने ना ऐसे एक मेटल को पिघलाया, ठीक है, और जो भी मेरे को मोल्ड चाहिए क्ले का या मेटल का, जैसे मान लो मेरे को ना ऐसे स्क्वायर सिक्का बनाना है, तो ऐसे स्क्वायर मोल्ड है मेरे पास, मैंने ये मेटल को ना ये सिक्का में डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, स्पेशली ये सिक्का मेरा बना। इसको हम अनइंस्क्राइब्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ दी सिक्का देखोगे ना, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो इसमें ना, रुको मैं दिखाती हूँ आपको ना बेटर समझ आएगा। वेट, सी दिस, ये कितना नंबर है हमारा, 21। ये देखो, ये आप इनका सिक्का देख रहे हो एवरीबॉडी, कैन यू सी, यहाँ पे ना स्क्रिप्ट्स लिखे हुए, ये सिक्का देख रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देखो, दीज आर सिक्के जो स्पेशली आपको ग्रीक रूलर्स के दिखते हैं, यहाँ पे आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट दिख रही होगी, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे सिंबल बना है, बट यहाँ पे ये सब कुछ स्क्रिप्ट है, ये लिखी हुई चीज है, तो इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड, मतलब लिखा हुआ। ठीक है, अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स का मतलब क्या होता है, जिसमें ना ये कुछ लिखा नहीं है,
मतलब मैंने सिंपली स्क्वायर या जो शेप मेरे को चाहिए मैंने मेटल को पिघला के वैसा शेप में बना दिया, कुछ डिजाइन वगैरह है, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं। इंस्क्राइबिंग जैसे कैसे होता है, आज आप पर्सनलाइज पेंडेंट लेते हो तो आपका नाम उसमें लिखा रहता है ना, इंस्क्राइब रहता है। ब्रेसलेट हो गया, ब्रेसलेट में आप अपना नाम लिखवाते हो, इंस्क्राइब करते हो नाम, है ना, उस पर लिखते हो। किसी चट्टान पे आपने लिख दिया अपना नाम तो आप उस पर इंस्क्राइब करो, लिख रहे हो। तो ये कॉइन्स ऐसे थे जो पंचमार्क के बाद मिले, उसको अनइंस्क्राइब्ड कहते हैं क्योंकि कुछ लिखा नहीं उसमें। डिजाइन हल्का फुल्का मिलेगा, बट ये जो ब्रह्मी खरोष्टी आपको दिख रही है स्क्रिप्ट, ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं अनइंस्क्राइब्ड, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं, प्लेन, ठीक है। ये देखो, क्या आप यहाँ पे देख रहे हो, हल्का फुल्का पैटर्न बना है, बट यहाँ पे कुछ ब्रह्मी खरोष्टी कहीं भी कुछ लिखा है नहीं। तो इन सिक्कों को हम कहते थे अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स। ये ज्यादातर कॉपर के थे, तांबे के थे, कुछ ऐसे सिक्के थे जो तांबे के साथ और चीजों को मिक्स करके मिलता था, ठीक है। ये पंचमार्क सिक्कों के बाद मिला। रिमेंबर फैक्ट, ये हमें ऑलमोस्ट हर जगह पे मिला एक्सेप्ट साउथ इंडिया, मतलब बहुत इंडिया का जो एंड वाला एरिया था वहां पे नहीं मिला। ज्यादा साउथ इंडिया में हमको ये रेफरेंस नहीं मिले। ये ऐसी मेटल को पिघला के बनते थे, और हमें कैसे पता ऐसे बनते थे, क्योंकि जो मोल्ड है ना जिसमें आपने बनाया है, ये सब की एविडेंसेस हमको सेंट्रल इंडिया ईरान में मिला, ठीक है। ऐसे ब्रॉन्ज के मोल्ड और ऐसे बहुत सारे साइट्स में क्ले का ऐसा मोल्ड। मोल्ड क्या होता है, जिस जो शेप, जैसे सोच लो केक का मोल्ड, दिल शेप, स्क्वायर शेप, आपको ट्राइंगल बनाना है, आपको कोई बर्ड बनानी है, तो हमने उसी शेप का लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे मोल्ड्स के थ्रू हम ये सिक्का बना। तो ज्यादातर साउथ में नहीं मिला, मोस्टली ईरान इन सेंट्रल इंडिया में हमको इसके एविडेंसेस मिले, ठीक है। देन दूसरा हमारे पास सिक्का आता है थर्ड, ठीक है। इसकी क्रोनोलॉजी आप याद रखना, इसको हम कहते हैं अनइंस्क्राइब्ड डाई स्ट्रक कॉइन्स, ठीक है। अब ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनइंस्क्राइब्ड डाई स्ट्रक। अनइंस्क्राइब्ड क्यों, क्योंकि अभी भी कुछ लिखा नहीं हुआ है। डाई स्ट्रक का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जिससे ना, मान लो मेरे पास ये सिक्का है, ठीक है, सिल्वर का प्लेन सिक्का। अब सिक्कों के दोनों साइड में मेरे को कोई डिजाइन बनवाना है, ठीक है। मे बी एक साइड में मेरे को अपनी फोटो चाहिए, दूसरे साइड में मेरे को देवी देवता की फोटो चाहिए, जैसे इंडो ग्रीक्स करते हैं, गुप्ता रूलर्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे डाइज आते हैं। जैसे ना ये देखो, ये एक डाई है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक प्लेन सिक्का है, ठीक है, मेरा सिक्का प्लेन है, मेरे को सिक्के के दोनों जगह कुछ डिजाइन चाहिए। तो क्या होता था, एक ऐसी डाई है, जैसे मान लो जिसमें ऐसे हाथ बने हुए, ठीक है। दूसरा ये डाई है, ये आपको ना बस मैंने दिखाने के लिए रखा है, ये स्पिरिट की फोटोज नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये बस रिप्रेजेंटेटिव फोटोज है, मतलब समझाने के लिए। दूसरी जगह पे ये, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपना सिक्का ऐसे रखा और दोनों डाई से मैंने ऐसे जोर से हाई प्रेशर से मैंने ऐसे थप्पा मारा। तो इससे क्या हुआ, मेरा सिक्का जो बीच में, उधर इससे भी प्रिंट हो गया, इससे भी प्रिंट हो गया। तो इसको हम कहते हैं डाई स्ट्रक कॉइन्स। स्ट्रक मतलब थप्पा मारना, डाई इसको डाई कहते हैं। ये डाई वो कपड़े वाला डाई नहीं है, ठीक है। और अनइंस्क्राइब्ड क्यों, क्योंकि यहां पे भी कुछ लिखा नहीं, मोस्टली ऐसे पैटर्न्स बनते थे, ठीक है। तो ये ऐसा थर्ड सिक्का था जो हमको अपने सब कॉन्टिनेंट में मिला। जैसे ये देखो, फॉर जस्ट जनरली सिक्कों के आगे पीछे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए, बट कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ऐसे सिक्के कहा जाता है 4th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में शुरू हुए थे, और हमको इसके कुछ एविडेंसेस तक्षशिला और उज्जैन में स्पेसिफिकली मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इंडो ग्रीक का सिक्का। अब यहाँ पे आप रुक जाना, ठीक है। देखो, मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि जब भी आप पीडीएफ पढ़ते हो एक साथ सबको मत पढ़ो, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा लर्न करने में। तो आप पहले क्या करो, आपने पहले पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ ली, ठीक है, कि प्री हिस्ट्री में था, हड़प्पा में था, ठीक है, वैदिक एज में था, 6th सेंचुरी में था, पूरा ये हो गया। ये पार्ट 2-3 बार पढ़ लेना। जब आपको लगता है हाँ मेरा हो गया, फिर आप पंचमार्क सिक्कों में आना, ठीक है। पंचमार्क सिक्के पूरा अच्छे से याद कर लेना। एक पतला सिक्का, एक पंच, डबल पंच कहाँ है, मोटा सिक्का, एक पंच, मल्टीपल पंच कहाँ है, कौन सा पैटर्न है, धार्मिक पैटर्न है नहीं है, पूरा पंचमार्क हो गया। अब उसको 1-2 बार रिवाइज करना। जब वो हो गया, फिर पंचमार्क के बाद हमको क्या एविडेंस मिला है, तो रिमेंबर अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स, ठीक है। कैसे बनता है, कहाँ एविडेंस मिला, जनरली यूजुअली एग्जाम्स में ना इनके बारे में बहुत टाइम से क्वेश्चन आया नहीं। पंचमार्क और बेसिक आपको डायनेस्टी सिक्के देते हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या आया, अनइंस्क्राइब्ड डाई स्ट्रक कॉइन्स, ठीक है। तो ये डाई हो गया, ये जो मेरे को, जिससे मैं थप्पा मारूंगी अपने कॉइन पे, और कहाँ मिला है, कब मिला है, हो गया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट चलोगे इंडो ग्रीक वाले सिक्कों में। आप थोड़ा सा इंडो ग्रीक, गुप्तास
और ये वाला पार्ट हम करेंगे। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज क्लियर? आप ऐसे ही पढ़ना, हमेशा पीडीएफ को मल्टीपल सब सेक्शन में रोकना। जब इतना मेरा हो गया 2-3 बार, जब ये हो गया फिर जाओ। इससे क्या होगा, जब तक आप ये पूरा कॉइन का पीडीएफ पढ़ोगे, हर एक सब सेक्शन को आप 2-3-4-5 बार रिवाइज कर चुके होगे। तो जब तक पूरा पीडीएफ खत्म होगा 90% चीज आपको याद होगी, आप भूलोगे भी नहीं, और फर्स्ट रिविजन आपका बहुत अच्छा जाएगा। और जब तक 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, ये टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो जब आप एंशिएंट करो, मिडिवल करो, मॉडर्न करो, यही टेक्निक हमको इस्तेमाल करनी है। आफ्टर वन सब सेक्शन रुको, देखो कि समझ आया, कोई दिक्कत है नहीं है, फिर नेक्स्ट सब सेक्शन। ठीक है, चल अब आ जाओ भाई इंडो ग्रीक के सिक्के। अब इंडो ग्रीक के सिक्कों पे आपको हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में हमको उनको सिक्कों से पता चलता है। दैट इज वाई सिक्के काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। जनरली देखो, ये इनके सिक्कों के एविडेंस हो गए। जनरली बहुत अच्छे से बने हुए सिक्के, कुछ राउंड है, कुछ ऐसे स्क्वायर है, कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर है, मोस्टली सिल्वर के बने हुए ना। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इंडो ग्रीक सिक्कों पे, कि सिक्कों के ना एक जगह पे आपको रूलर की शक्ल दिख जाएगी, ठीक है, एंड दूसरे जगह पे आपको रूलर का नाम भी दिख जाएगा और इनके देवी। जैसे ये देखो, ये मिनांडर का सिक्का है, तो आप देख रहे हो ये रूलर की शक्ल हो गई। ये इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन से आपको देखो यहाँ पे लिखा है मिनांडर, तो इनका नाम भी लिखा हुआ है। पीछे जो भी देवी देवताओं को ये पूछते थे उनकी इमेज है। तो इससे आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या पता लगी, रूलर का नाम। कई बार रूलर किस टाइम पीरियड में रूल कर रहे हैं वो भी रहता था, तो रूलर का टाइम पीरियड पता लग गया, नाम पता लग गया, आपको ये स्क्रिप्ट्स लिखे हुए, पीछे कौन सी देवी देवता को पूछ रहे हैं उसका भी रेफरेंस मिल गया। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इनके सिक्कों में आपको 2 लोगों के भी एविडेंस मिलते हैं, को जॉइंट रूल। जैसे मान लो आप छोटे हो, और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई क्वीन है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अब बेटा सक्सीड करेगा, बट बेटा ना छोटा है, तो कुछ टाइम तक क्वीन मदर रूल करती है, जब तक बेटा जो है थोड़ा बड़ा ना हो, या कभी कोई मामा हो गए, कोई भी हो गए, कोई रिलेटिव, या जैसे अकबर के टाइम पे, ठीक है, यू विल सी जनरली बैरम खान हो गए। तो जनरली क्या हुआ, ये लोग कुछ टाइम तक, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक रूल करते हैं। तो 2 लोग साथ में रूल। तो यहाँ पे देखो, आप ये देख रहे हो, ये आपको 2 शक्ल दिख रही है, यहाँ पे एक शक्ल, ये दूसरी, कैन यू सी। सो ये हमाकस है, ये उनकी वाइफ कैलियोप है, और पीछे घोड़ा है, राजा घोड़े पे। तो इंडो ग्रीक सिक्के ने यार हमको सब कुछ बताते थे, फ्रॉम उनका शक्ल, उनका नेम, कब टाइम पीरियड है, किस देवी देवता को पूछ रहे हैं, इनकी वाइफ्स के बारे में, कौन 2 लोग रूल कर रहा है, मे बी फादर सन कुछ टाइम तक रूल कर रहे हो, ठीक है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये आपको ये भी बताते थे टाइम ऑफ रूल। जैसे मिनांडर, इनकी आपको शक्ल दिख रही है, एक फोटो में बहुत यंग है, बहुत जवान है। वहीं पे आपको सालों साल बाद एक सिक्का मिला जिसमें सेम मिनांडर है, बट ये बहुत ओल्ड हो गए, बहुत बूढ़े हो गए। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है देखो इनका लंबा रूल, ये कितने टाइम से रूल कर रहे हैं, कि टीनेज से लेके बुढ़ापा आ गया अभी भी रूल कर रहे हैं। तो इंडो ग्रीक सिक्के ना, जैसे मिनांडर, स्ट्रैटो द वन, इनके सिक्कों में ये पता लगता है कि यार ये कितने टाइम से रूल कर रहे हैं, और दीज आर एविडेंसेस जो एक्चुअली हमको इनके बुक्स में नहीं मिलते हैं। तभी इंडो ग्रीक सिक्कों पे ना क्वेश्चंस भी आता है, क्योंकि ये सिक्के ऐसे हैं जो हर कुछ आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं। ये देखो, जनरली इनके सिक्कों के पीछे हमको धार्मिक सिंबल्स, तो सामने सिक्कों में क्या होता था, राजा एंड उनका नाम, वहां पीछे मोस्टली जो देवी देवताओं को ये पूछते थे उनकी फोटो थी। इनके सिंबल्स में आपको 2 स्क्रिप्ट, 2 लिपि, 2 भाषा के भी एविडेंस मिल सकते हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे जो इशू कर रहा है उसका नाम आपको प्रकृत भाषा, खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मान लो ये इंडो ग्रीक्स है, मान लो ये अपने वाले एरिया में सिक्के बना रहे हैं, तो ये ग्रीक देवी देवताओं के इमेजेस डालेंगे, तो मोस्टली ज़ेयस, हर्क्यूलिस, अपोलो, पाला, एथेन, ये सारे इनके ग्रीक देवी देवता थे, ठीक है। जनरली इनके सिक्कों में इनके रूलर का नाम, किस साल में ये सिक्का आया है, राजा की फोटो, सिल्वर, कॉपर, निकल और रेड, ये सारे चीजों में हमें इनके सिक्के दिखते थे। एंड एज वी सेड, ग्रीक इंडिया में जो हमें सिक्के मिले वो ग्रीक में भी है, कभी कभी आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट भी देखने को मिलेगी। अब मैंने आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ, जब हम इंडो ग्रीक्स पढ़ते हैं ना तो काफी कंफ्यूजन होता है इनके सिक्कों पे। आप मुझे ना एक बात बताओ, जैसे ना ये हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, ठीक है, हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, ठीक है। अब देखो, ये अगर हिंदू कुश की पहाड़ी है तो ना यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बैक्ट्रिया। अब
अब जब ये ना ग्रीक्स जो है ना ये बैक्ट्रिया में रूल कर रहे थे, ठीक है, तो मान लो अगर आप बैक्ट्रिया में रूल करोगे तो आपके सिक्के कैसे होंगे? ऑब्वियसली जैसे एक में हो या रूलर की फोटो, पीछे वाले सिक्के में ग्रीक देवी देवता हो गए, क्योंकि आप बैक्ट्रिया रीजन में रूल कर रहे हो इस रीजन की परंपरा के हिसाब से। फिर क्या होता है, जब ग्रीक्स का बैक्ट्रिया पे थोड़ा पावर कम होने लगता है तो सर्टेन ग्रीक रूलर्स इंडिया की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो वो ग्रीक रूलर्स जो बैक्ट्रिया से हिंदू कुश क्रॉस करके हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट सेक्शन से घुसने की कोशिश करते हैं, इनको हम कहते हैं इंडो ग्रीक्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये इंडो ग्रीक्स जब सिक्का प्रोड्यूस करेंगे तो एक तो मान लो सामने हो गया राजा की शक्ल फॉर एग्जांपल, तो पीछे ज्यादातर ग्रीक देवी देवता होंगे या इंडियन देवी देवता? आप बताओ। तभी जब हम इंडो ग्रीक कॉइन्स पढ़ते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम किस एरिया की बात करें। ये वाला रीजन का सिक्का, एक्चुअली जब हम इंडो ग्रीक बोलते हैं, इंडो ग्रीक का मतलब होता है वो ग्रीक्स जो बैक्ट्रिया से आए और इंडियन रीजन पे अपना कंट्रोल बनाना, हेंस इंडो ग्रीक, या कभी कभी आप देखोगे उनको इंडो बैक्ट्रियन भी कहा जाता है मोस्ट बुक्स में। तो इनके सिक्कों में फर्क है डिपेंडिंग आप कहां पे रूल करो। अब मान लो आप इंडिया घुस चुके हो नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में, तो आपके सिक्कों के पीछे देवी देवता इंडियन वाले आएंगे या ग्रीक आएंगे? इंडियन देवी देवता। लेकिन क्या ग्रीक देवी देवता एकदम से खत्म हो जाएंगे? क्या सिक्कों में एक भी ग्रीक देवी देवता नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि आप वहां से आए हो। चलो आपने इंडियन देवी देवताओं को किया क्योंकि चलो अब इस एरिया में प्रूव करें, बट ग्रीक देवी देवता भी रहेंगे। रातों रात हर कुछ वैनिश नहीं हो जाएगा ना। हो तो तुम ग्रीक रूलर ही, इंडो ग्रीक ही तो हो जो इंडिया में आए हो, तो ग्रीक देवी देवता भी मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर हमें इंडियन देवी देवता भी मिलेंगे, ठीक है। तो इनके ना सिक्कों में थोड़ा सा साइज और शेप में फर्क होता है डिपेंडिंग आप हिंदू कुश के नॉर्थ का सिक्का देख रहे हो या साउथ का। नॉर्थ मतलब ये बैक्ट्रिया रीजन में जो कुछ भी हो रहा है, या ये हमारे जो इंडियन एरियाज में हो रहा है, ठीक है। चलो, सो वो एरियाज जो नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश थे, जैसे ये बैक्ट्रिया रीजन में हो गया, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर कॉपर निकल थे। यहाँ पे देवी देवता मोस्टली ग्रीक्स थे, जैसे जीस अपोलो एथेना। अब आप इंडिया घुस रहे हो, नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन में आए हो, तो यहाँ पे मोस्टली सिल्वर और कॉपर कॉइन्स होता था, जनरली ऐसा स्क्वायर शेप का, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्रीक भी लिखा होता था, खरोष्टी भी लिखा होता था, एंड एक जगह पे राजा की फोटो, पीछे मोस्टली इंडियन देवी देवता। बट याद रखना, ऐसा नहीं कि ग्रीक देवी देवता गायब हो जाएंगे, कभी कभी वो भी दिखेगा, बट इंडियन देवी देवता जो है ये शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सी दिस जस्ट टू मेक श्योर कि आप देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ये हमारे इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स है। पहले तो ये देखो, ये आप हेलमेटेड बस देख रहे हो आपने इन्होंने कैसा हेलमेट पहना है। यही सेम ना कुशान्स भी अपने सिक्कों में कॉपी करते हैं। ये यूक्रेटाइट्स है, ये हमारे उनके देवी देवता हो गए। तो ये जस्ट देखो, हेमिकस इनकी वाइफ हमने देखा, राजा देखा, मिनांडर गॉडेस पाला, ठीक है, हिपोस्ट्रेटस राजा ऑन दी हॉर्स, ये राजा के देख रहे हो कैसे पोर्ट्रेट्स होते थे। तो दीज आर सम सिक्का इंडो ग्रीक्स के। जैसे ये देखो, ये ना बस आपको देखने के लिए, ये अपोलोडोटस का सिक्का है, ठीक है, एंड आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट यहाँ पे दिख रही है राइट में, ठीक है। सो ये देखो, तो ये हमारे सिक्के हो गए, बैक्ट्रियन क्रेन अपोलोडोटस, इस तरीके से इनके सिक्के होते थे, जैसे ये देखो, ठीक है। अगेन सी अपोलोडोटस खरोष्टी स्क्रिप्ट, इसमें आपको एलिफेंट भी दिख रहा है, कैन यू सी, एंड जेबू भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनके हो गए स्क्रिप्ट्स, तो ऐसे स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। एंड गुप्ता जब आप देखोगे, गुप्ता वर दी ओनली रूलर जो अपने सिक्कों में संस्कृत स्क्रिप्ट का प्रयोग करते थे। तो ये तो इंडो ग्रीक सिक्के, तो ये देखो अपोलोडोटस का सिक्का, खरोष्टी, इसके साथ आपको एलिफेंट भी मिल रहा है, उधर जेबू भी देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये यूक्रेटाइट्स का सिक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रीक स्क्रिप्ट भी दिख रही है, खरोष्टी स्क्रिप्ट भी दिख रही है। लेफ्ट में देखो ग्रीक स्क्रिप्ट है, राइट में देखो खरोष्टी स्क्रिप्ट है। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारे राजा हो गए स्पेसिफिकली, एंड सी ग्रीक स्क्रिप्ट एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। और ये देखो, ये राजा का हेलमेटेड बस्ट हो गया, ठीक है, ये इनको पोर्ट्रेट दिख रही है। और इधर देखो, लेफ्ट साइड ग्रीक, राइट साइड खरोष्टी स्क्रिप्ट। देन ये देखो, दिस इज अगेन यूक्रेटाइट्स का सिक्का, अगेन देखो, सो यू कैन सी इनकी फोटो, ये देख रहे हो, ये इंडो ग्रीक सिक्कों में इतनी क्लियरली इनकी फोटोज दिखती थी। तो इनकी शक्ल देखो, इनका हेलमेटेड बस देखो, जो इन्होंने ऐसे हेलमेट तरीके का ये पहन रखा है, ठीक है। एंड ये डियोस्करी है घोड़े के ऊपर। तो ये देख रहे हो, ये स्क्रिप्ट्स, ये ना बस आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। अब ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिक्का है, आप इनका ये हेलमेट बस देख रहे हो, इनका तो देखो ये नॉर्मल है, ठीक है। इनका बस देखो, ये देखो,
ये आप देख रहे हो, ये हाथी टाइप की, हाथी के जैसे कान होगा, और ये देख रहे हो ये हाथी के सूंड जैसा एक स्ट्रक्चर, ये हाथी के आइवरी के जो दांत हो गए, ये देख रहे हो आप, ये दिस इज द कॉइन ऑफ ड्यूमेट्रस, ठीक है। एंड ये स्पेसिफिकली देखो एलिफेंट हेड्रेस जो है ये स्पेसिफिकली पहने, क्यों पहने ये, जो ये इंडिया में आके कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे उसके ऑनर में ये इस तरीके का एलिफेंट हेड्रेस पहनते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये नेक्स्ट यू कैन सी ये हर्कुलस है न्यू स्टैंडिंग, एंड लुक एट दी स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट सी, ठीक है। सो अगेन सी ग्रीक एंड खरोष्टी, देखो रूलर के हो गए, एंड देखो पीछे इधर रूलर जो है वो घोड़े पे है, और आपको देवी देवता जो है ये दिख जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू कुशान्स। कुशान्स फर्स्ट ऐसी डायनेस्टी थी जो ज्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन प्रोड्यूस करती थी। सिल्वर सिक्के भी प्रोड्यूस करते थे लेकिन वो थोड़े कम थे, चांदी के सिक्के रेयर थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉपर के सिक्के भी प्रोड्यूस करते थे लेकिन कम डिनोमिनेशन का। कम डिनोमिनेशन मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपया का बड़ा डिनोमिनेशन, और जैसे स्मॉल डिनोमिनेशन के 1 रुपए 2 रुपए, तो ऐसे छोटे छोटे डिनोमिनेशन के ये कॉपर के सिक्के भी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। कुशान्स के सिक्कों में भी राजा का फिगर, राजा का नाम, राजा का टाइटल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कुशान्स किस एरिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। तो कुशान्स के एरिया में ना सम पार्ट्स ऑफ चाइना था फॉर सम टाइम, कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान था, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ मथुरा था, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ गंधार एरिया था। तो आप मेरे को बताओ इस राजा के सिक्कों में कौन से देवी देवता रहेंगे। अगर कुछ पार्ट ऑफ चाइना है, कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान था, कुछ पार्ट ऑफ मथुरा, सम पार्ट ऑफ गंगा एरिया, गंधार वाला रीजन, तो इनके डायनेस्टी, कुशान्स की डायनेस्टी बहुत ज्यादा स्प्रेड थी। तो आइडियली बताओ इनके सिक्कों में कौन से देवी देवता की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी एक देवी देवता को चुनते हो तो फिर आप ऐसे राजा कहलाओगे जो आप ना बेसिकली रिलीजियस टॉलरेंट नहीं हो, अलग अलग धर्म को केटर नहीं करते हो। तो टू शो कि आप एक महान राजा हो, आप सारे धर्म को एक जैसा देखते हो, आप क्या करोगे, अपने सिक्कों में सारों के रखोगे, है ना। यस दीक्षा, करेक्ट, सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड दैट इज वाई, क्योंकि देखो एरिया ऑफ एक्सपेंशन में आप अफगानिस्तान के देवी देवता रखोगे, मथुरा के, गंधार के, किसको रखोगे, इसीलिए इनके सिक्कों में ब्राह्मणिकल देवी देवता, रोमन देवी देवता, बुद्धिस्ट देवी देवता, ग्रीक देवी देवता, सारे देवी देवता मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा एरिया है। सारे जो ये दिखाता है कि देखो इनके फेवर में भी तो जाता है ना, देखो कितने अच्छे राजा हैं, रिलीजियस टॉलरेंट है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी धर्म को मान सकते हो। तो एक तो इस तरीके से आप अपने आप को महान दिखा रहे हो, दूसरा एरिया ऑफ एक्सपेंशन ऐसा है कि कोई एक गॉड को चुन भी नहीं सकते हो, है ना। और इनके सिक्कों में, अब आप बताओ इनके सिक्कों में आपको ग्रीक मिलेगा, खरोष्टी मिलेगी, यस मिलेगी, अगेन क्योंकि एरियाज ये सारे, तो ग्रीक, खरोष्टी, सारी चीजें आपको इनके सिक्कों में मिलेगी। अब आपको ना थोड़ा सा क्वेश्चन आता है बुद्धा किसके सिक्कों में मिले, शिव जी किसके सिक्कों में मिले, तो ये थोड़ा याद रखना। कुजुल कैटफिशिस के सिक्कों में ग्रीक देवी देवता हर्कुलस एंड जियस मिले। वीमा कैटफिशिस के टाइम पीरियड में आपको शिवजी काफी कॉमनली दिखने लगे। कनिष्का एंड भुविष्का के सिक्कों में आपको ईरानियन देवी देवता भी मिले। इसके अलावा बुद्धा, शाक्य मुनि बुद्धा, मैत्रेय, अमिताभ कनिष्का के सिक्कों में मिले। इसके अलावा स्कंद कुमार, महासेना, विशाखा, उमा, गणेश, ये सारे हुविष्का के सिक्कों में मिले। ये आपको वन लाइनर्स में आता है, नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम दो, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको यहां से मिलता है, ठीक है। उसके अलावा वासुदेव द फर्स्ट के सिक्कों में हमको 4 आर्म्ड भगवान वासुदेव भी दिखते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वासुदेव द फर्स्ट एंड इनके जो उत्तराधिकारी आए, इनके सिक्कों में हमको शिवजी और अर्दोक्षोर जो ग्रीक गॉडेस है इनके भी रेफरेंस मिलते हैं। ये ना मैंने आपको इमेजेस दिए, थोड़ा पढ़ते वक्त ना ये ध्यान देना, ठीक है। हुविष्का शिवजी अलोन, हुविष्का 3 हेड, आपको आ जाएगा कौन से कुषाण रूलर है जिनके सिक्कों में आपको शिवजी दिखते हैं 3 सर के साथ। थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में इसलिए फोटो दे दिया है कि हम लर्न करेंगे तो बेटर लगेगा। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है हुविष्का के सिक्के, क्या डिफरेंस दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमको शिवजी दिख रहे हैं बट शिवजी के अलग अलग फॉर्म है। जैसे ये हुविष्का के सिक्के, ये जो आप देख रहे हो ना यही सेम इस सिक्के में बना है, ये आप देख रहे हो,
ठीक है। सो ये स्पेशली हमको शिवजी दिख रहे हैं एक सर के साथ, हुविष्का का सिक्का। ये देखिए, ये हुविष्का का दूसरा सिक्का है, इसमें शिवजी के 3 हेड है, कैन यू सी। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसमें त्रिशूल दिख रहा है। तो आपको आ जाएगा इनमें से किस कनिष्क, किस कुषाण रूलर्स के सिक्कों में 3 हेडेड शिवजी और त्रिशूल मिलेगी। तो पढ़ते वक्त ना थोड़ा फोटोज को ना एक बार ध्यान से देख लेना, ये सब ना 1 लाइनर में आता है, फैक्ट, ठीक है। जैसे ये देखो, दिस इज कनिष्का के सिक्के, इसमें ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, यही सेम इधर बना है। और ये 3 चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। भगवान के सर पे हैलो, पहले देखो शिवजी और इनके बैल है, ठीक है। तो शिवजी आपको दिख रहे हैं, शिवजी के 3 हेड, ये देखो शिवजी के 3 हेड, ठीक है। ये हैलो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये ट्राइडेंट इनका त्रिशूल आप देख रहे हो ये, ठीक है। तो शिवजी हो गए, इनके बैल हो गए, आपको यहाँ पे हैलो मिल गया, ये देखो ये, ठीक है। देन वासुदेव द फर्स्ट, वासुदेव द फर्स्ट में आपको शिवजी दिखते हैं लायन के स्किन के साथ और कमल फूल के साथ। ये देखो, आप देख रहे हो ये ऐसे इनके बैल, यहाँ पे इनका बैल का फेस इधर है, तभी मैंने आपको ना इधर दे दिया है कि थोड़ा सा पढ़ते वक्त ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये इनके बैल की फेस है, ये देख रहे हो, ये सिंग है, ये इनका बैल है, ये पूंछ है। तो पहले तो ये बैल हो गए, शिवजी हो गए हमारे, ठीक है। अब आपको इनका धनुष दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्राइडेंट दिख रही है, यहाँ पे आपको धनुष दिख रहा है इनके हाथ पे, ठीक है। लायन का स्किन पे ये बैठे और कमल का फूल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब ना 1 लाइनर्स आपको आ सकते हैं। वासुदेव द फर्स्ट, अगेन सी आपको ट्राइडेंट भगवान का दिख रहा है, लायन का स्किन दिख रहा है, लोटस, ठीक है। हुविष्का में शिवजी 1 हेड, अगेन 4 हाथ के साथ, और यहाँ पे आपको एंटीलोप जो जानवर है वो भी मिलेगा। तो आप ऐसे लर्न कर लेना, हुविष्का 3 हेड, ठीक है, एंड अगेन एंटीलोप यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो अच्छा, उसके अलावा कनिष्का के सिक्कों में जैसे राजा के ना 3-3 जैसे सर पे पहनने के लिए ना क्राउन्स हो गए, तो अलग अलग क्राउन के भी इमेजेस है। ये आपको रटना नहीं है, जस्ट टू शो यू कि देखो कितना डाइवर्सिटी था इमेज का। जैसे आप ये कनिष्का के 3 फोटो देखोगे, तो आप देखोगे तीनों में ना इन्होंने ऊपर अलग अलग सा क्राउन पहन रखा है, क्राउन 1, क्राउन 2, क्राउन 3, तीनों में फोटोज है इनके गोल्ड कॉइन्स। ये देखो कनिष्का का क्रेसेंट टाइप कॉइन्स, ये इनका ऊपर का अगर आप सिक्के देखोगे, ये उनका क्राउन देखोगे, पॉइंटेड क्राउन और ये रिब्ड क्राउन, ऐसे इनके ये ब्रॉन्ज के सिक्के थे, जिसमें अलग अलग मुकुट जो ये पहनते थे ना, उनके हिसाब से भी गोल्ड और ब्रॉन्ज कॉइन्स में आपको ये देखने को मिला, ठीक है। ये देखो, दिस इज कनिष्का एंड ये हिलियोस है, ग्रीक देवी देवता। तो इंडियन ग्रीक, और ये आप देख रहे हो, जैसे ये देखो इनका मुकुट देखो, इसमें क्लियरली दिख रहा है, ये ऐसे पॉइंटेड मुकुट पहने, तो ऐसे ना, और ये देखो ये इनका मुकुट इस तरीके का है। तो ऐसे अलग अलग मुकुट होते थे, तो देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऐसे अलग अलग मुकुट होते थे, एंड ये सारे मुकुट को उन्होंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स में बनवाया। सो दिस इज अगेन देखो कनिष्का's कॉइन, ठीक है, एंड ये देखो पॉइंटेड क्राउन, ऐसा इन्होंने क्राउन पहन रखा है, ये इनका क्रेसेंट टाइप का क्राउन है, ठीक है। ये देखो जस्ट टू शो यू, ये हिलियोस अगेन देखो, कनिष्का का ऐसा क्राउन, क्रेसेंट क्राउन, और ये हिलियोस, ठीक है। ये देखो ये कनिष्का का पॉइंटेड क्राउन, ये ऐसे पॉइंटेड इन्होंने वो पहन रखा है क्राउन, पीछे हिलियोस, ठीक है। सो दीज आर कनिष्का's ब्रॉन्ज कॉइन। देखो फिर से इनका पॉइंटेड क्राउन, पीछे ग्रीक देवी देवता, ठीक है। फिर देखो इनका क्रेसेंट क्राउन एंड पीछे ग्रीक देवी देवता। तो इस तरीके से जैसे जैसे इनके अलग अलग क्राउन्स होते थे ना, जो स्पेशली मुकुट पहनते थे, उसके हिसाब से भी इन्होंने कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स जो है ये दे रखा है। नाउ कम टू वेस्टर्न क्षत्रप। वेस्टर्न क्षत्रप वेस्टर्न इंडिया, मोस्टली मालवा, गुजरात और कथियावाड़ रीजन में रूल करते थे। इस देखो कोई भी सिक्का जो हमको डेट बताता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न क्षत्रप सिक्का हमको साका एरा का एविडेंस देता है, तो ये सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस सिक्के में भी सामने आपको राजा की शक्ल दिख जाएगी, पीछे आपको बुद्धिस्ट चैत्याज मिल जाएगा जो इन्होंने सतवाहना से बोरो किया था। यहाँ पे भी प्रकृत भाषा, ये सारी चीजें आपको इनके सिक्कों में मिल जाएगी। तो ये वेस्टर्न क्षत्रप के सिक्के हो गए। देन कम टू साउथ। साउथ में हमारे, ये आपको प्रीवियस ईयर आया 2023 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। साउथ में जब हम चेरास, चोलास, पांड्यास, पल्लवास की बात करते हैं, यहाँ पे भी हमको बहुत सारा सिक्का मिला। साउथ में हमको एक सिक्का मिला है शेर और बैल के साथ, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ टाइटल लिखा है। ये पल्लवा से रिलेटेड सिक्का है, ठीक है। चोले के सिक्के में आपको स्पेसिफिकली बाघ की शिखा मिली है, ये चोला का सिक्का है। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये जो चेरास, चोलास, पांड्यास होते थे, इनके शाही एम्बलम थे, शाही चिन्ह था। सो देयर आर लॉट ऑफ चोला कॉपर प्लेट, ठीक है। अच्छा आप मेरे को बताओ, मान लो मैं चोला हूं, ठीक है, और मेरा सिंबल ना टाइगर है, बट
पांड्याज और चेराज, इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल फॉर एग्जाम्पल बो एंड एरो है, तीर धनुष हो गया और मछली हो गई। मान लो मैं चोला हूं, लेकिन मेरे इंस्क्रिप्शन में या मेरे सिक्कों में मछली और बो एंड एरो, जो कि पांड्याज एंड चेराज का सिंबल था, इसका मतलब क्या है? मान लो मैं चोरा हूं और मेरे सिक्कों में मेरा सिंबल तो रहेगा ही क्योंकि मेरा सिक्का है, बट आप पांड्या और चेला रूलर हो, मैंने आपका भी एम्बलम, शाही चिन्ह अपने सिक्के या अपने कॉपर प्लेट में डाल रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इन हिस्ट्री व्हाट डज दिस मीन? अगर मैंने अपने सिंबल के साथ 2-3 और डायनेस्टी का सिंबल रखा है कॉपर प्लेट में, सिक्कों में, तो ये हमको दिखा क्या रहा है? मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? यस, अपराजिता, तुलसी, दीक्षा, आशा, शालू, बताओ। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू, शालू एवरीथिंग इज क्लियर टुडे, नो इश्यूज? ठीक है, चलो, ये क्या बताने की कोशिश की? यस, दीक्षा हैज रिटन समथिंग, सुप्रीमेसी, करेक्ट। देखो, शाही एम्बलम, गुप्ता का शाही एम्बलम गरुड़ है। अगर आप एम्बलम यूज कर रहे हो, इसका मतलब दो चीज है, या तो आपने उनको हरा दिया है, आपने उन पे जीत हासिल कर ली है, और मे बी वो आपको आपका अधिपति, ओवरलॉर्ड मानते हो। तो इन एनी केस इसका मतलब ये है कि आप उनसे ऊपर हो, या ये भी हो सकता है कि भाई मैंने आपसे अलायंस कर लिया, हम लोग फ्यूडेटरीज हैं, समान थे, तो इस सिंबल यूज कर रहे हैं। बट जनरली इसका मतलब होता है सुप्रीमेसी, कि आपने इन लोगों पे जीत हासिल कर ली, तभी आपके सिक्कों में इनकी चिन्ह है। तो बहुत सारे चोला कॉपर प्लेट, बहुत सारे चोले सिक्के में हमको ये सारा कुछ मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सिक्का। कहां पे? ये देखो, हमको गोल्ड सिक्का स्पेशली मिला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इन कवेला दावली, नेलोर एरिया, आंध्र प्रदेश में। यहां पे चोले के सिक्के में टाइगर, तीर धनुष और कुछ ऐसे मार्क्स हैं, विच प्रूव्स कि मे बी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चोलास इनके ऊपर काफी राज्य कर रहे होंगे। ठीक है, पीछे साइड में सिक्कों में आपको बड़े बड़े लेजेंड्स, बड़ी बड़ी बातें, राजों के टाइटल्स, जैसे एक राजा का टाइटल है सुगंध्र वित्रारुलिका, मतलब ये राजा जो है, ये टोल्स जो होता है ना, टोल्स को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो सुगंध वित्रा तुर्लिना मतलब टोल्स। तो जैसे मैंने ये बोला कि देखो मैं इतनी बड़ी राजा हूं, मैंने ना टोल जो आप टैक्स देते हो इसको समाप्त कर दिया, तो राजा को बोला गया कि भाई टोल समाप्त करने वाला, ऐसे ऐसे टाइटल्स, राजा के लिए बड़े बड़े शब्द, ये सारी चीजें। एंड हो सकता है ये चोला राजा कुलोटोंगा द फर्स्ट का टाइटल हो। फिर कुछ कुछ ऐसे सिक्के हैं जिसके पीछे कांची और नी लिखा गया, हो सकता है ये ना, जैसे होता है ना जहां पे सिक्के बन रहे हैं, शायद उन शहरों का नाम हो। ठीक है, एंड चोलास के आखिरी फेज में हमको कॉपर सिक्कों के भी एविडेंस मिले। कुछ हमें कॉपर के सिक्के पांडियंस के श्रीलंका में भी स्पेसिफिकली मिला। नाउ कम टू गुप्तास। गुप्तास सिक्के गोल्ड कॉइन्स में ज्यादा थे, एंड हमको इसमें संस्कृत मिला। गुप्तास आर दी ओनली डायनेस्टी जो जनरली संस्कृत अपने सिक्कों में भी यूज करते थे। इनके गोल्ड कॉइन्स को कहा गया दिनार, मोस्ट ऑफ दी नॉर्थ इंडिया में ये इस्तेमाल होता था। ठीक है ना, अब इनके सिक्कों में ना आपको सब दिखेगा, मतलब राजाओं की पर्सनालिटी। एक जगह पे आप देखोगे ये लायन को मार रहे हैं, टाइगर को मार रहे हैं, दूसरी जगह वीणा बजा रहे हैं, तीसरी जगह शादी कर रहे हैं, चौथी जगह इनकी वाइफ की फोटो है, पांचवी जगह भगवान की फोटो है। तो ये होता है ना भाई एक राजा का जो मल्टीपल कैरेक्टर है, कि भाई जहां जरूरत है मैं लड़ाई भी कर रही हूँ, जहां पे आप वीणा भी बजा रहे हो, तो ये सारी चीजें हमको इनके सिक्कों के थ्रू मिलती है। ठीक है, जैसे राजा समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों में ये वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा, गुप्ता कॉइन्स के पीछे धार्मिक सिंबल्स भी हैं जो ये दिखाते हैं कि राजा किस देवी देवताओं को मान रहे हैं। या आपको वन लाइनर पीवाईक्यू में आया था, कौन से गुप्ता रूलर के टाइम पीरियड में गोल्ड कंटेंट कम होने लगा था? तो स्कंद गुप्ता के टाइम पीरियड में स्पेशली आप देखोगे गोल्ड प्योरिटी मिक्सिंग होने लगा, जो डिक्लाइन दिखा रहा है एम्पायर का। ठीक है, गुप्ता सिल्वर कॉइन इशू किया अनदर प्रीवियस ईयर्स, जब स्पेसिफिकली इन्होंने सिल्वर भी इशू किया, गोल्ड और कॉपर सिक्के भी थे, लेकिन बहुत रेयर थे, बहुत दुर्लभ थे। सिल्वर सिक्का कब इशू किया? जब चंद्रगुप्ता द सेकंड ने वेस्टर्न क्षत्रप को हराया, उसके बाद इन्होंने सिल्वर सिक्का इशू किया। ठीक है ना, गुप्ता के सिक्कों में ऑन वन हैंड राजा अग्निवेदी में कुछ डाल रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, अश्वमेध कर रहे हैं, एलिफेंट पे खड़े हैं, घोड़े पे खड़े हैं। ऑन द अदर हैंड हमें दिखती है गॉडेस लक्ष्मी, कमल के फूल पे क्वीन दिखती है। संस्कृत पहली बार ब्रह्मी स्क्रिप्ट संस्कृत हमें दिखता है। तो गुप्ता के सिक्कों में राजा मार्शल एक्टिविटी, हंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, उसके बाद जो वेपन्स है उनके साथ पोज भी कर रहे हैं।
वीणा भी बजा रहे हैं, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, गंगा, गरुड़, कार्तिकेय, सबके एविडेंस हमको इनके सिक्कों पे मिलते हैं। कभी कभी सिक्का, जैसे ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको आया था कि चंद्रगुप्त की लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी हुई थी, इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? एक्चुअली इसका बेस्ट सोर्स सिक्का है। इट इज ओनली चंद्रगुप्ता द फर्स्ट का सिक्का जो हमको इसका एविडेंस देता है। तो देर आर रेयर एविडेंस जो बुक में भी नहीं है, इंस्क्रिप्शन में भी है, सिर्फ और सिर्फ सिक्का में। उसके अलावा रेफरेंस ऑफ रामगुप्त। अब रामगुप्त एक राजा थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में। अब इनके बीच में रामगुप्त कौन है हमें नहीं पता, क्योंकि कोई बुक ज्यादा जिक्र नहीं करती। एक दो ही बुक है जो रेयरली जिक्र करती है, शायद बहुत बड़े राजा नहीं है, क्योंकि पूरे क्रोनोलॉजी से इनका नाम मिसिंग है। तो देर आर सिक्का जो ये प्रूफ करते कि हाँ ये एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अश्वमेध सिक्का, समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट। तो आपको ना गाइस ये सब लर्न करना है। आपको आ जाएगा कौन से राजा की लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी हुई जो सिक्का में दिखता है, अश्वमेध टाइप कॉइन्स किसके थे, कौन टाइगर को मार रहा है, किसके सिक्कों में लक्ष्मी जी मिलती है, कौन वीणा बजा रहा है, ये सारी चीजें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस में आती है। ठीक है, देखो समुद्रगुप्त के सिक्कों में एक जगह पे आपको दिखेगा कि भाई ये मार रहे हैं, बैटल एक्स, कुल्हाड़ी ले रहे हैं, तलवार ले रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ये वीणा बजा रहे हैं, जो इनकी पर्सनालिटी का डिफरेंट रूप है। दिस इज अनदर प्रीवियस ईयर वन लाइन क्वेश्चन आपको आया था। कौन से इंडो ग्रीक रूलर हैं जिनके सिक्कों में कृष्ण और बलराम आपको दिखते हैं? तो रूलर का क्या नाम है? अगाथोक्लस रूलर। इनकी बहुत सारी सिक्के हमको आई खानूम में मिली, अफगानिस्तान। ये लिस्ट मैं आपको दूंगी जब हम इंडो ग्रीक्स कर रहे होंगे, तब मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी। ऐसे बहुत सारे सिक्के हमको मिले हैं वहां पे अलग अलग टाइम पीरियड के, वो उस समय करेंगे जब उस टाइम पीरियड में पहुंचेंगे। अभी बेसिकली अगाथोक्लस के सिक्कों में हमको बलराम और कृष्ण जी दिखते हैं। ये एविडेंस हमको आई खानूम अफगानिस्तान में मिला है। ठीक है, जो दिखाता है देखो इन देवी देवताओं की पॉपुलैरिटी और इंपॉर्टेंस कितनी थी, है ना। तो ये आपको वन लाइनर में पीवाईक्यू में आ रखा है। ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरली आपके देखने के लिए। ये देखो, दिस इज बेसिकली पीकॉक एंड कार्तिकेय टाइप गोल्ड कॉइन्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू विल सी पीकॉक एंड कार्तिकेय जी जो है ये आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। ये देखो, हम लोग कहते हैं टाइगर स्लेयर कॉइन। तो कुमार, आपको एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, 4 टाइगर स्लेयर, राइनोसरस स्लेयर, एंड इन्होंने बोला था ये किस रूलर ने प्रोड्यूस किया? कुमारगुप्त ने। ये देखो, ये भी कुमारगुप्त का सिक्का है, टाइगर स्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, पहले ये देख रहे हो, ये टाइगर इधर बना हुआ है, ये देख रहे हो टाइगर का हाथ है। तो ये स्लेयर मतलब मार रहे हैं, जैसे आप कहते हैं ना स्लेड, मतलब यू विल जस्ट रॉकेट। तो दिस इज शोइंग इनका वॉरियर रूप। तो ये देखो, ये इनका धनुष हो गया, और ये देखो राजा कैसे हिट कर रहे हैं। ठीक है, एंड पीछे गॉडेस गंगा आपको दिख रहा है, जो पीकॉक और बेसिकली पीकॉक और स्पेशली हमारे जो क्रोकोडाइल है इनके ऊपर खड़ी है। ये देखो, कुमारगुप्त की कैवलरी। कैवलरी देखो, इन्फेंट्री कैवलरी, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल चलने वाली सेना, कैवलरी मतलब घोड़सवार सेना। या देख रहे हो इनका घोड़ा, तो ये दिखा रहा है इनका कैवलरी रूप कि भाई ये इनके घोड़े हैं, राजा घोड़े पे। तो कुमारगुप्त की घोड़सवार सेना, पीछे इट इज गॉडेस गंगा विथ पीकॉक। अब कुछ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि गॉडेस गंगा नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि अब हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कुछ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं क्वीन है। आप ये दोनों याद करके जाना, जैसा आएगा उस हिसाब से आप मार्क कर देना। ठीक है, ये देखो, दिस इज एलिफेंट राइडर। तो आपको ना यही क्वेश्चन आया था, एलिफेंट राइडर, कैवलरी टाइप कॉइन्स, टाइगर स्लेयर, किसकी कॉइन है? तो आंसर था कुमारगुप्त। ठीक है, ये देखो, दिस इज एलिफेंट राइडर। या देख रहे हो ये हाथी पे स्पेशली हमारे राजा बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड अगेन गॉडेस गंगा आपको यहाँ पे दिख रही है। ये देखो, राइनोसरस से, या गेंडे देख रहे हो, ये राइनोसरस, ये राइनोसरस का मुंह आप देखोगे। ठीक है, तो ये राइनोसरस हो गया, और ये देखो घोड़े पे और कैसे ये राइनोसरस को मार रहे हैं। तो ये हो गया स्लेयर। स्लेयर मतलब मारना, या आपका विक्टोरियस रूप दिखा रहा है कि देखो कितने महान राजा है। तो यही आपको आया था, राइनोसरस स्लेयर, टाइगर स्लेयर, कैवलरी टाइप, और एक और आया था कि ये 4 गोल्ड कॉइन्स किसकी हैं? तो आंसर था कुमारगुप्त। ठीक है, एंड देखो अगेन गॉडेस गंगा स्टैंडिंग पोजीशन, क्रोकोडाइल पे खड़ी है। अच्छा, टाइगर स्लेयर समुद्रगुप्त। तो ये देखो, ये समुद्रगुप्त का सिक्का है, टाइगर स्लेयर, एंड पीछे गॉडेस गंगा जो है ये खड़ी है। ठीक है, ये देखो अश्वमेध कॉइन्स, यहाँ पे आपका घोड़ा है, अश्वमेध सिक्का हो गया। एंड अगेन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये क्वीन है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं गॉडेस गंगा है, तो ये डिबेटेबल है। ठीक है, ये देखो लिरिसिस्ट कॉइन, यहाँ पे देखो समुद्रगुप्त बैठे हैं, ये वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, और ये पीछे लक्ष्मी जी हैं जो पीछे है।
ठीक है। सो दीज आर ऑल मेजर कॉइन। लिरिसिस कॉइन्स, ये देखो लायन स्लेयर, लायन को मार रहे हैं, लिरिसिस कॉइन। ये भगवान अंबिका हैं जो पीछे बैठी हुई है। आर्चर टाइप कॉइन्स, आर्चरी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी हैं जो पीछे नीचे बैठी हुई है। तो राजा, राजा को अब आप किस रूप में दिखा रहे हो, वॉरियर के रूप में, कि राजा रिलैक्स कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है राजा को किस आप कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखा रहे हो। एंड पीछे मोस्टली गॉडेसेस या क्वींस डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब ये कॉइन्स हमें हिस्ट्री बताने में मदद कैसे करते हैं, ये असर्शन रीजनिंग में हमको आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रट्टा मत मारना, आपको ऑलरेडी पता है, जो स्टेटमेंट आएगा पढ़ के आप खुद ब खुद मार्क कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले भाई मॉनेटरी हिस्ट्री, मुद्रिक इतिहास। क्यों, मैं 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन इश्यू कर रही हूँ, मान लो 8 ग्राम का गोल्ड कॉइन इश्यू कर रही हूँ, आपने लेड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पोटिन मिक्स अलॉयज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सिक्का 1 ग्राम का हो गया। तो फर्स्टली टेल्स यू कि एक तो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्टली ये, दूसरा इट ऑल्सो टेल्स यू किस तरीके से क्रोनोलॉजी हुआ, कैसे पंचमार्क सिक्का आया, फिर अनइंस्क्राइब्ड डाइस्ट्रक, कैसे हम कास्ट कॉइन्स आए, डाइस्ट्रक आए, कैसे मॉनेटरी हिस्ट्री, सिक्कों का इतिहास कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। इट ऑल्सो टेल्स यू ट्रेड, सातवाहनास के सिक्कों में हमको शिप दिखती है, जो ये दिखा रहा है कि देखो यार शायद ट्रेड अच्छी हो। ये आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी देती है। वेस्टर्न क्षत्रप के सिक्कों में साका एरा है, इंडो ग्रीक्स के सिक्कों में, कुशान्स के सिक्कों में, गुप्तास के सिक्कों में राजा की फेस दिख रही है, इंडो ग्रीक्स के सिक्कों में टाइम पीरियड जो है ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ठीक है। सो ऑल दिस इज शोइंग यू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब जैसे राजा की शादी हो रही है, छवि प्रिंसेस हैं, ये सब कुछ एक हिस्ट्री बता रहा है। वेरी इंपॉर्टेंटली लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। अब जैसे आप देखोगे इस सिक्कों में ब्रह्मी मिला है, इस सिक्कों में खरोष्टी मिला है, इस सिक्कों में संस्कृत मिला है। सो दिस ऑल्सो टेल्स यू ना कि भाषा स्क्रिप्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कब कौन राजा किस भाषा किस लिपि को कहाँ यूज कर रहा था, ठीक है। डेट्स एज आई टोल्ड यू, साका एरा या इंडो ग्रीक के डेट्स हो गए। दीज डेट्स गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस जब हमें कोई सोर्स रिलेटेड इशू होता है, कोई बुक में एविडेंस नहीं है, इंस्क्रिप्शंस में नहीं है, तो ये सिक्के ना उन चीजों को काफी क्लियर हद तक हमें प्रूव करने में मदद करते हैं। कंटेम्प्रेरी, यस। अब मेरे सिक्कों में 2 रूलर्स की फोटो है, को जॉइंट रूल, जो ये दिखा रहा है कि भाई ये दोनों साथ में थे, समकालीन थे, एक साथ रूल कर रहे थे। तो कौन कब कहाँ मौजूद था, ये सारी चीजों का रेफरेंस हमको सिक्कों के थ्रू मिलता है। राजनीतिक हिस्ट्री, यस अगेन, हम किसको हरा रहे हैं, कौन से देवी देवता को पूज रहे हैं। तो रिलीजियस हिस्ट्री, धार्मिक हिस्ट्री, यस। आर्ट एंड कल्चर भी, जैसे कौन सी देवी देवताओं की इमेज हमारे यहाँ पे है, जैसे आप देखोगे कहीं कहीं अश्वमेध दिखा रहा है। तो ये सारे हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास, जैसे वो वीणा बजा रहे हैं, म्यूजिशियन है। तो आर्ट एंड कल्चर, धर्म, राजनीतिक हिस्ट्री, सारी चीजों के बारे में। अब हमारे पास रामगुप्त नाम का रूलर है, ये सब रेयर एविडेंस हमको इसी के थ्रू मिलता है। इनफैक्ट जब हम सतवाहनास करेंगे, सतवाहनास के पहले पोस्ट कुशान्स, कुशान्स के बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गणसंघ और डायनेस्टीज आए जिसका रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ सिक्कों से मिलता है। तो ये सब हमको राजनीतिक एविडेंस भी दे रहे, कब कौन सा सिक्का कहाँ पे बन रहा है। तो ये आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक लाइन में पढ़ लेना। असर्शन रीजनिंग आया तो बहुत अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा ना। अब देखो कुछ एविडेंसेस हैं। सोंग नियर मथुरा में हमको कुछ बहुत सिक्कों के एविडेंस मिले जहां पे 8 पीरियड के एविडेंस है। मतलब ये सिक्का आपको दिखा रहा, अच्छा 6th सेंचुरी का भी एविडेंस है, मौर्य का भी एविडेंस है, गुप्ता का भी है। 8 ऐतिहासिक पीरियड का एविडेंस हमको ये सिक्के देते हैं सोंग नियर मथुरा। इसके अलावा पार्थियन, शाका, क्षत्रप, कुशान्स एंड सतवाहनास कॉइन्स, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। हमें एविडेंस मिला ईस्ट पंजाब और बिहार के बॉर्डर में। ये ना थोड़े से फैक्ट्स हैं कि कुछ कुछ सिक्के यूनिक कहाँ मिले। उसमें ना बहुत सारे सिक्के मिले जिस सिक्कों के एंड में ना मित्र शब्द लिखा हुआ है। मतलब 25 ऐसे नाम है जिसके एंड में मित्र लिखा हुआ है, विच मीन्स कि मे बी कोई डायनेस्टी हो, कुछ टाइम तक रूल कर रहे हो, कोई लोकल चीफ हो। तो ये सब ना हमें रेयरली इनके सिक्कों से पता लगता है। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया जैसे विदिशा, ईरान, पव्या, मथुरा, यहां पे भी हमको कुछ ऐसे सिक्के मिले जिसमें मान लो राजा का नाम कुछ और है लेकिन एंड में ना ये नागा शब्द मेंशन्ड है। तो वी कैन ऑल्सो रेफर कि मे बी ये कोई होंगे नागा लोग, नागा प्रिंसेस। हमारे पास रेफरेंस नहीं है, पुराण में इनका हल्का फुल्का जिक्र है बट और कहीं नहीं है। तो ये सिक्के ना, ये जो हिडन डायनेस्टीज है, जैसे
ये सब हम डिटेल में करेंगे सतवाहनास के पहले। यौदेहास, मालवास, ऐसे बहुत सारे ना छोटे छोटे गण। देखो इट इज नॉट सो इजी कि अच्छा मौर्य आया, फिर पोस्ट मौर्य में इंडो ग्रीक, सतवाहनास, कुषाण, शाका, पल्लवास आए, फिर गुप्ता आया, फिर इवेंचुअली पोस्ट गुप्ता आ गया। नहीं, बीच बीच में और भी लोकल चीफ एंड डायनेस्टीज है जिनके बारे में हिस्ट्री बात नहीं करती है। मे बी वो उतने पावरफुल नहीं होंगे, उनके टाइम पे कोई बुक्स नहीं होगी, बट ये एग्जिस्ट करते थे। और ये सिक्के ना वो हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में भी हमको एविडेंस देते हैं। ठीक है ना। अकबर शाबसगढ़ी एंड मनसेरा इंस्क्रिप्शन किस स्क्रिप्ट में? ब्रह्मी, खरोष्टी, सिद्धमत्रिका या वतेलुटु? ये लास्ट क्लास हमने किया था ना। किसी को भी इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है? एवरीबडी डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? अब इसको पढ़ना कैसे? तो जब भी आप न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, जब भी सिक्के पढ़ोगे, दो तीन चीज पे अभी ध्यान रखना है। ये इंट्रोडक्टरी, अभी और सिक्के आएंगे और डायनेस्टीज आएगी, एक हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कवर किया आपके बेस के लिए ना। तो सबसे पहले रिमेंबर क्रोनोलॉजी, ठीक है, जो हमने पढ़ा था डायनेस्टीज का। उसके बाद आ जाओ मेट्रोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशंस में आ जाओ। ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या होती है, मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होती है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, थर्ड आओ इंडो ग्रीक कॉइन्स के बारे में सब कुछ। ठीक है, नॉर्थ ऑफ हिंदुकुश, हिंदुकुश के साउथ दक्षिण में क्या हुआ, कौन सा शेप है, कौन सा मेटल है, कौन से राजा है, कौन से देवी देवता है। ठीक है, फिर आप कुशान्स अच्छे से कर लेना, सेम वही, कौन से एरिया है, कौन से देवी देवता है, किसके टाइम पे बुद्ध मिले, किसके टाइम पे 3 हेडेड शिवजी मिले। ठीक है, ये सारे। देन मूव टू गुप्ता कॉइन्स। ठीक है, गुप्ता कॉइन्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, कौन है, कौन से देवी देवता है, किसकी अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स है, किसकी कैवलरी कॉइन्स है, किसमें टाइगर स्लेयर, लायन स्लेयर कॉइन्स है, किसमें राइनोसरस कॉइन्स है, किसके सिक्कों में ना लक्ष्मी जी हमको दिखी। ऑल्सो एंड में मैंने वन लाइनर आपको फैक्ट दिया है। ठीक है, तो जब आप पीडीएफ के एंड में आओगे ना तो देयर विल बी लिटिल बिट फैक्ट्स। ठीक है, कि कहाँ पे हमको ऐसे ना नागा शब्द वाले सिक्के मिले, अर्जुनयास और यौदेहास के सिक्के हमको कहाँ मिले, कहाँ पे ऐसा सिक्का मिला जो 8 हिस्टोरिकल पीरियड के रेफरेंस देता है, किसके सिक्कों में ना शिप बनी हुई है, फिर गुप्ता के कुछ यूनिक सिक्के हो गए। ठीक है, किसके सिक्कों में ना एरा, शाका एरा जो है इसका जिक्र है। ठीक है, तो फिर ना ये ऐसे फैक्ट्स हो गए, इनको आपको लर्न करना है। ये असर्शन रीजनिंग में आ जाएगा, आपको असर्शन आ जाएगा कि कॉइन्स हमको हिस्ट्री बताती है, रीजन में इनमें से कोई सिक्का का एक एविडेंस आ जाएगा। ठीक है, एंड देन कम टू लिटिल बिट असर्शन रीजनिंग। ये तो नहीं आएगा, इतना इजी आएगा नहीं, बट एंड में कॉइन्स हमें हिस्ट्री पढ़ने में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, तो जहां भी टर्म्स हुआ हमें टर्म्स में याद रखना है, जहां पे रेलिवेंट फैक्ट्स है फैक्ट्स में याद रखना है। ठीक है, अगेन अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन कहाँ मिला, डाइस्ट्रक कॉइन्स कहाँ मिला, बहुत ज्यादा आपको ये डेफिनेशन में नहीं घुसना है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि डाइस्ट्रक सिक्का क्या होता है, आज तक इनफैक्ट काफी टाइम से क्वेश्चन आया भी नहीं है, बट ये करके जाना है क्योंकि ये हमारे पीरियड का पार्ट है। तो ज्यादा डेफिनेशन में नहीं घुसना है, एक लाइन में आइडिया रखना कि होता क्या। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो हमने सोर्सेज में पूरा तत्व सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज किया, ये खत्म हो गया। ठीक है, हमने मेथड किया था वो खत्म हो गया, फिर हमने इंस्क्रिप्शंस किया था लास्ट क्लास, शिलालेख, ये खत्म हो गया, और अब हमने बेसिक्स, ये बेसिक्स है। ठीक है, अभी हम इस पे और करेंगे समय के साथ, और कॉइन्स खत्म हो गए। अब शाम को हम करेंगे साहित्यिक सोर्सेज। अब देखो यार, साहित्यिक सोर्सेज में लर्न करना है, हर एक लाइन लर्न करनी है, क्योंकि इसमें कुछ समझना नहीं है। धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, किसका कितना पार्ट है, कौन इसका ऑथर है, किसने इसको कन्नड़ में लिखा है, किसने इसको तमिल में लिखा है, धर्म सूत्रास क्या होते हैं, स्मृति क्या होती है, ये सब फैक्चुअल है। तो जो शाम की क्लास होगी साहित्यिक सोर्सेस, उसमें हर एक लाइन एक फैक्ट है। वो पूरा पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट में, अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ लिया ना बहुत अच्छे से, 20% एंशिएंट इंडिया का जो बुकिश पार्ट है वो आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। वो बेस है जहां पे हम एक तरीके से पूरे सिलेबस का बुक्स करेंगे, इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, फिर बाकी हम अंदर अंदर जब डायनेस्टीज में जाएंगे तो करेंगे। तो वो टॉपिक में कुछ समझना नहीं है, वो पूरा का पूरा लर्निंग जाएगा। तो थोड़ा सा आपको उस टॉपिक में स्मार्ट रहना है, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, क्योंकि हर एक लाइन से वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बीच बीच से क्वेश्चंस आता है, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, 5 लाइन क्वेश्चंस आते हैं। तो इवनिंग की क्लास विल बी ऑल अबाउट बुक्स, और वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, वो थोड़ा हैवी टॉपिक है,
और इंपॉर्टेंट भी है कि आप छोड़ ही नहीं सकते। आप कहीं सारे पीरियड्स के बुक में से कोई भी पीरियड का बुक नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में आपको आ सकता है। फ्रॉम मैच द फॉलोइंग टू असर्शन टू स्टेटमेंट बेस्ड, क्रोनोलॉजी आ गई किताबों के, वन लाइनर्स आ गया, सारे विद इन 5 years ऑफ PYQs आपको आए। ठीक है, चलो तब तक किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत है? एवरीबडी एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ठीक है, सारा कुछ क्लियर है, आपको पता है कैसे पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत है, आप डाउट सेक्शन में कभी भी डाल दो, अगले दिन क्लास में पूछ लो। बट ऐसे ना कोई भी स्लाइड में दिक्कत होती है, आप रिकॉर्डिंग में वो स्लाइड में चले जाओ, 2-3 बार उसको देख लो। बट लाइक आई सेड, बहुत डेफिनेशन में घुसना नहीं है, एक आइडिया लेना है कि अच्छा भाई ये सिक्का ऐसा था, एंड सिर्फ की पॉइंटर्स, एरिया, कौन सी डायनेस्टी है, कौन सा रूलर है, कौन सी खूबी है, कौन सा मेटल है, कौन सा सिंबल है, जो भी फैक्चुअल रेफरेंसेस है वो हमें करना है। ठीक है, संस्कृत यूज करते थे लोग अपने, मैंने आपको बोला ना, संस्कृत, गुप्ताज वर दी ओनली डायनेस्टी जो अपने सिक्कों में संस्कृत यूज करते थे। क्यों करते थे यश, क्यों करते थे संस्कृत? देखो जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं ना, तो गुप्ता पीरियड में क्या होता है, ब्राह्मण्स का जो पावर पोजीशन होता है ना, वो रिवाइव करने लगता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ, ये हम लोग आगे भी करेंगे। द फैक्ट कि आपने पूछा है, देखो हुआ क्या था, जब 6th century BC में हम बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ना लोग ना वर्ना सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये लोग वर्ना सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप सोचो ना, आप व्यापारी हो, ठीक है, आप इमेजिन करो तुम 6th century में ना बहुत बड़े व्यापारी हो, बहुत बड़े मर्चेंट हो, ट्रेडर हो, ठीक है, और आप राजा हो, गण संघ है, बहुत सारे राजा है 6th century में, जनपद चला रहे हैं, तो आप क्या ये वर्ना सिस्टम को मानोगे? आप खुद सोचो, या आप खेती बाड़ी कर रहे हो, बहुत ज्यादा उत्पादन ला रहे हो, तो अगर आप किसान हो तो भी आप अमीर हो, मान लो आप मर्चेंट व्यापारी हो तो आप अमीर हो, ठीक है, तो मान लो आप क्या खुश रहोगे कि देयर आर वर्ना सिस्टम जिसमें ब्राह्मण टॉप पे है और ब्राह्मण्स रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करे? नहीं, हर आदमी को ना क्या होता है, 6th century में ना सोसाइटी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और हर आदमी को ना कुछ इश्यूज होने लगता है, हर सेक्शन से बना था, ब्राह्मणों को भी प्रॉब्लम्स होती है। सो फ्रॉम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी इस वर्ना सिस्टम में ना खुश नहीं है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ना। तो 6th century में क्या होता है ना, लोग थोड़ा सा सोसाइटी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ब्राह्मण्स का पोजीशन हल्का फुल्का डिक्लाइन करना शुरू करता है, एंड आजीविक्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म राइज करते हैं। सेम मौर्यन पीरियड में भी होता है। मौर्यन पीरियड में भी जो धम्मा आता है, धम्मा का एक जनरली अशोका क्या कहते हैं कि भाई आप ना मीनिंगलेस सेरेमनीज मत करो, सैक्रिफाइस मत करो। कौन सेरेमनी सैक्रिफाइस करता है? ब्राह्मण्स। तो वहां पे भी ब्राह्मण्स का पोजीशन थोड़ा गिरने लगता है। मौर्यन रूलर्स भी आजीविक्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्राह्मण्स का पोजीशन बहुत टाइम तक नीचे चला गया। आप जब गुप्ताज आते हैं ना, गुप्ता रूलर्स ना वैश्याज होते हैं। ठीक है, जनरली एंशिएंट इंडिया में रूलर कौन होता है? क्षत्रिय। अब आपके रूलर अगर वैश्य है तो आपको लगेगा नहीं यार, वैश्य तो कैटल रियरिंग करते हैं, रूलर तो क्षत्रिय होने चाहिए, ये कैसे रूलर बनेंगे? तो पब्लिक के सामने इनको भगवान की तरह कौन दिखाएगा? ब्राह्मण्स। यहाँ पे ब्राह्मण्स का पावर पोजीशन रिवाइव किया। पौराणिक हिंदुइज्म जो है ये आना शुरू होता है, रिवाइव करता है। तो अब ब्राह्मणों का पोजीशन रिवाइव। समुद्रगुप्त को कौन दिखा रहा है कि ये भगवान ऑन दी अर्थ है, उनको यम कुबेर के साथ कंपेयर किया गया है। परम भागवत, परम द्वेता, ये सब जो बड़े बड़े टाइटल्स है, ये कौन दे रहा है? ब्राह्मण्स। लोगों के नजर में गुप्तास को कौन पावरफुल दिखा रहा है? ब्राह्मण्स। जिसके वजह से गुप्ता रूलर्स ने इनको लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया, जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स आता है। एंड क्योंकि ब्राह्मण्स राइज कर रहे हैं, तो संस्कृत जो है ये राइज करना शुरू करेगा। गुप्तास वर दी ओनली डायनेस्टी जो अपने सिक्कों में संस्कृत का प्रयोग करते हैं, और इनके इंस्क्रिप्शंस में भी संस्कृत जोर शोर से यूज होते हैं। संस्कृत बिकम्स अ शाही भाषा जो रॉयल्टी के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि राजा संस्कृत यूज कर रहे हैं, तो जो शाही लोग होंगे, राजा, नोबल्स, वो संस्कृत यूज करेंगे, और वो लोग जिनकी सोसाइटी में लो कंडीशन है वो लोग प्राकृत यूज करेंगे। तो संस्कृत बिकम्स अ शाही भाषा। इंस्क्रिप्शंस में तो आपको और भी संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, लेकिन सिक्कों में ये ऐसे रूलर होते हैं जो सिक्कों में भी संस्कृत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहीं से इसीलिए आपको संस्कृत दिखना शुरू होता है। ठीक है, क्लियर यश? ठीक है, सो देयर इज अ रीजन कि क्यों संस्कृत मिलता है। ठीक है, चलो, सो विद दिस एवरीबॉडी वी एंड द सेशन। एनी अदर प्रॉब्लम्स एवरीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं है? शुड वी गो? अब हम मिलेंगे 5 बजे विद लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है,
तो यार लिटरेरी सोर्सेस के लिए ना चाय कॉफी लेके बैठना, क्योंकि पूरा का पूरा लर्निंग है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग। तो थोड़ा सा क्लास में आप ध्यान भी देना। लोगों को लगता है इतना फैक्ट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही फैक्ट एंशिएंट इंडिया में आते हैं जो छूटते हैं। चाह कर भी हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि भाई बुक से और उसको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। और इसीलिए ये क्लासेस पहले हो जाते हैं। एक तो सोर्सेस आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है, प्लस ये हो गया। अब आप धीरे धीरे इसको पीछे से लर्न करते रहोगे। आपको कोई एक दिन में पीडीएफ नहीं लर्न करना है, हम एक दिन में खत्म करेंगे। आप इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आराम से दे सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स ना आपका बेस बना रहे हैं। तो ये टॉपिक्स पीछे से आप कवर करते रहो, तब तक हम प्री हिस्ट्री में चले जाएंगे। ठीक है, चलो। So thank you so much everyone, and I'm going to see you in the next session, and हम लोग मिलेंगे लिटरेरी सोर्सेज के साथ 5 बजे। So join on time, तब तक इसको रिवाइज कर लो। कोई भी दिक्कत होगी ask me, और कुछ और होगा तो आप डाउट सेक्शन में भी लिख देना। ठीक है, चलो। Thank you so much, and guys, see you and have a very lovely day.